आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के बायो में एक और नया चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। ये हमारे क्लास 10th के साइंस के अंदर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 है और ये हमारा चैप्टर जो है वो हेरिडिटी का है। तो किसके अंदर आ गया? बायो के अंदर आ गया, है ना। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आज हम लोग क्लास 10th के बायो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। तो आइए हम लोग अपने इस खूबसूरत से चैप्टर का शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास बात है। शुरू किया जाए आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के बायो में एक और नया चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा भी है, तो बहुत जल्दी शुरू भी करेंगे और बहुत जल्दी इसको हम लोग ख़त्म भी कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर का शुरुआत किया जाए। इस चैप्टर में ज़्यादातर जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि समझना ज़्यादा है। मतलब इस चैप्टर में क्यों समझना ज़्यादा है? क्योंकि चैप्टर भले ही थोड़ा छोटा है, आसान है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो लाइफ में आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। जैसे आप अभी सुनोगे F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी, ये सब क्या होता है आप समझोगे। अभी ट्रेड्स क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है। तो ये सब वर्ड पहली बार मेरे हिसाब से आप समझने जा रहे हो, पहली बार, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में कंसंट्रेट करने का जरूरत है। ठीक है, बाकी जैसे हम लोग हर चैप्टर को शुरू करते हैं डीप से डीप में पढ़ते हैं, वैसे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और कुछ कुछ पिक्चर जो हम आपको बताते जाएंगे तो उस पिक्चर को आप अपने बुक से भी देखते चलिएगा। बुक से यदि नहीं देख पाएंगे तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे तो है ही। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझना है और इंट्रोडक्शन में बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके मतलब को समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। इस चैप्टर में कई बार आपको वर्ड मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगा तो उसके जगह पे क्या मिल जाएगा? ट्रेड्स वर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखना ध्यान से है, आपको समझना है। फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइट, शेप ऑफ हेयर, शेप ऑफ नोज, कलर ऑफ आइज एटसेट्रा आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। मतलब एक ह्यूमन बीइंग का या फिर एक एनिमल का या फिर किसी भी चीज का जो एक फीचर होता है, जैसे उसका हाइट क्या है, उसके बाल का क्या शेप है, किसी का बाल सीधा होता है, किसी का बाल घुंघरेला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ली हेयर। उसी प्रकार से किसी के नाक का क्या शेप है किसी के आई का क्या कलर है। तो ये सारे जो फीचर है किसी इंसान के अंदर या फिर किसी जानवर के अंदर, इसी को हम लोग कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स। समझ में आ रही है बात? तो पहला डेफिनेशन हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स का कंप्लीट। इस देखो बहुत सिंपल तरीके से चलना है आप लोगों को और बहुत धीरे चलना है इस चैप्टर में, खास करके क्योंकि ये चैप्टर आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो और मेरे हिसाब से पहली बार आप पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ टर्म जो है आपको कई बार मिलेंगे और नए टर्म मिलेंगे, तो इसको ध्यान से समझते चलना है। तो हर टर्म को पहले कंप्लीट ही करते चलना है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेड्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि एक ह्यूमन बीइंग का या फिर एक एनिमल का जो बॉडी का फीचर है वो कैसा है, उसी को हम लोग कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स। फीचर का मतलब हो गया कि उसका उस हाइट क्या है, उसके बाल का कैसा शेप है, उसके नाक का क्या शेप है, उसके आंख का कलर क्या है ना। ये सब चीज को हम लोग कहते हैं ट्रेड्स। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब ये जो फीचर्स है इंसान के बॉडी का, यानी कि जो ट्रेड्स है 2 प्रकार के होते हैं, एक इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो आइए इन दोनों के बारे में हम लोग अब एक एक करके बात करते हैं। देखो इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब सिंपल सा हो गया, जो क्या हुआ होगा? इनहेरिट हुआ होगा। इनहेरिट का मतलब है जो हमारे माता पिता से हमारे बॉडी में वो गुण आया होगा, वो फीचर आया होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। पढ़ेंगे समझेंगे तो और समझ में आएगा। पहले बात करते हैं क्या लिखा हुआ देखा जाए। इनहेरिटेड ट्रेड्स का यहाँ पे डेफिनेशन है, traits of an organism which is caused by a change in its gene और DNA इसको हम लोग कहते हैं, is called an inherited trait।
पहले तो ये बताओ कि क्या ट्रेड का मतलब समझ में आया। ट्रेड का मतलब हो गया कि आपके बॉडी का क्या फीचर है, मतलब कि आपका आँख का रंग कैसा है, नाक का क्या साइज है, आपके बाल का कैसा शेप है, आपका हाइट क्या है ना, आप मोटे हैं पतले हैं, ये सारे फीचर्स को हम लोग कह देते हैं ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यदि ये सारा गुण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माता पिता से आपके बॉडी में आया है तो इसको हम लोग कह देते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और वो कैसे आते हैं? डीएनए से, जीन से आते हैं। समझ आ रही है बात? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों का जन्म हमारे माता पिता से ही होता है, तो उनका जीन या फिर उनका डीएनए हमारे बॉडी में आया तो उनका कुछ गुण हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपके बाल का शेप गर्ल्स है तो उसके मदर से मिलेगा, बॉयज है तो उसके फादर से मिलेगा। कई बार उसका हाइट उसके माता पिता पे चला जाता है कि माता पिता का हाइट इतना है तो बच्चे का भी हाइट इतना ही होगा। नाक का शेप भी कई बार डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, जो कि आपके माता पिता से आपको मिला होगा। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग अपने आम बोलचाल में भी कहते हैं ना कि इसका नाक इसके पापा पे गया है, इसका हाइट इसके मम्मी पे गया है, बोलते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये गुण हम लोगों को मिलता कहाँ से है? माता पिता से मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मेरा जो हाइट है ना, मेरे पापा के जितना हाइट है। तो ये हमारा कैसा ट्रेट हुआ बताओ? इनहेरिटेड हुआ। उसी प्रकार से मेरा जो आवाज है, वो आवाज है मेरे पापा से थोड़ा मिलता जुलता है, तो बताओ ये भी क्या हुआ? हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स हुआ। मेरे बाल का जो शेप है, कर्ली हेयर नहीं है मेरा, यानी कि मेरे पापा का जैसा शेप है बाल का वैसा मेरा भी है। तो ये हो गया एक इनहेरिटेड ट्रेट जो कि आपके माता पिता से आपके बॉडी में आता है। लड़का है तो फादर से और लड़की है तो फिर मदर से वो गुण उसमें आता है। आगे, इन अदर वर्ड्स इनहेरिटेड ट्रेट मीन्स द ट्रेट्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का सिंपल सा मतलब हो गया वैसा गुण, वैसा लक्षण जो आपके बॉडी में आपके पेरेंट्स के वजह से आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। आगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। अब ये देखो, ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। जैसे ऐसा आप लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा। एग्जाम्पल आपको अपने घर का देते हैं, ठीक है, आप समझना इस चीज को। जैसे मेरे फादर बताते हैं कि मेरे फादर का जो शकल है वो मेरे दादाजी के शकल के जैसा था। आप लोगों के घर में भी ऐसा होगा, कभी आप जाके गौर करना। मतलब मेरे फादर ऐसा बताते हैं कि मेरे फादर का जो फेस है वो उनके पापा के जैसा था, यानी कि मेरे दादाजी के जैसा फेस मेरे पापा का भी था, और मेरे पापा का फीचर हमारे बॉडी में है। मतलब ये देख रहे हो, जो इनहेरिटेड ट्रेट होता है ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। तो मेरे दादाजी का ट्रेड्स हमारे फादर में आया, फादर का ट्रेड्स मेरे बॉडी में आया, और मेरा बॉडी का ट्रेड्स मतलब कि मेरा लक्षण हमारे चिल्ड्रन में आएगा। तो ये चीज जो है ना जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। तो ध्यान रखना है कि इनहेरिटेड ट्रेड्स ऐसा ट्रेड होता है जो आपके माता पिता से आपको मिलता है और जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। अगले जनरेशन में आपके बाल बच्चों में आपका गुण नजर आएगा, फिर उनके बाल बच्चों में उनका गुण नजर आएगा, ऐसा होता रहता है ये चीज। ठीक है, आगे। अच्छा, क्या ये केवल ह्यूमन बीइंग में ही होता है? नहीं, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ठीक है ना, आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स आर, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम्पल इनहेरिटेड ट्रेड्स का। देखो, पहला 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला देखते हैं। 2 children have red hair like father, but the other 2 children have black hair like mother। होता है ना कई बार ऐसा। मान लो घर में 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे का जो बाल है वो लाल बाल है, रेड हेयर है। क्यों? क्योंकि उसके फादर का भी रेड था। और 2 बच्चे का ब्लैक हेयर है, क्यों? क्योंकि उसके मदर का ब्लैक हेयर था। ये इनहेरिटेड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये तो पहला एग्जांपल हुआ हमारा। दूसरा एग्जांपल देखो। 2 children have
ब्राउन आईज लाइक फादर, दो बच्चे हैं जिनके आंख का रंग ब्राउन है क्योंकि उसके फादर का भी ब्राउन है। बट द अदर टू चिल्ड्रन हैव ब्लू आईज लाइक मदर, और दो बच्चे का जो आंख का रंग वो ब्लू है, नीला है, क्योंकि उसके मदर का नीला है। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स। समझ में आ रही है बात? इनहेरिटेड ट्रेड्स को यदि आपको समझना है तो आप एक बगल में पिक्चर है वो भी आप देख सकते हो। कान का पिक्चर है, हालांकि इसके बारे में मेरे हिसाब से आगे बात होगा तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन खैर आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट। ये हो गया हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स। अच्छा, यहां पे ना कान के बारे में बात हो रहा है तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर भी लेते हैं। ये ऊपर वाला कान देखो आप, ऊपर वाले कान में जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ईयर लोब। क्या बोलते हैं? ईयर लोब। तो बहुत सारे पेरेंट्स में देखो कि ये जो ईयर लोब है ये होता ही नहीं है, वो चिपका हुआ रहता है। तो उसके बच्चे का भी जो ईयर लोब है वो भी चिपका हुआ नजर आता है, ठीक। और नीचे वाला देखो, इसमें ईयर लोब होता ही नहीं है, वो बिल्कुल मसल में चिपका हुआ रहता है। तो उसके बच्चे में भी जो देखोगे आप ईयर लोब, वो भी ऐसा ही होगा। तो ये भी जो है ना एक इनहेरिटेड ट्रेट ही है। तो जैसे मान लीजिए आपके कान का जो स्ट्रक्चर है, 99% चांस है कि आपके कान का स्ट्रक्चर आपके मदर या फादर से मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक इनहेरिटेड ट्रेट ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है एक्वायर्ड ट्रेट। देखो, इनहेरिटेड ट्रेट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? जो आपके अंदर आपके माता पिता से आया होगा, वो हो गया हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगला होता है एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है ऐसा गुण आपके बॉडी का या फिर ऐसा लक्षण आपके बॉडी का, ऐसा फीचर आपके बॉडी का जो आपको अपने माता पिता से नहीं मिला है, वो आपने क्या किया है, समय के साथ आपने एक्वायर कर लिया, उसको अपने बॉडी में आपने उसको ढाल लिया, आपने सीख लिया, उसको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। एग्जांपल देंगे, समझेंगे तो और समझ में आएगा। पहले समझते क्या है ये। देखो, traits of an organism which is not inherited but develops in response to the changing environment is called an acquired trait। तो ऐसा ट्रेट आपके बॉडी का, ऐसा गुण, ऐसा लक्षण जो आपके बॉडी में आपके माता पिता से नहीं आया है, वो समय के साथ बदलते हुए चीजों के साथ आपने अपने बॉडी के अंदर सीख लिया है, ढाल लिया है, इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? एक्वायर्ड ट्रेट बोलेंगे। आगे, it is not inherited from parents, it is learnt by the person himself or herself। मतलब ये जो है ये माता पिता से नहीं मिलता हम लोगों को, ये बच्चा क्या करता है, उसको सीख लेता है अपने से समय के साथ, ठीक है। एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है वो फ्यूचर टू फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं होता है। एग्जाम्पल लो और समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स आर स्विमिंग, रीडिंग, राइडिंग एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, मान लीजिए सपोज करो कि मेरे फादर बहुत अच्छे स्विमर थे, उनको स्विमिंग बहुत अच्छा आता था, और मेरा जन्म हुआ और हम बाय बर्थ स्विमिंग को सीख गए अपने आप। ऐसा होता है कभी? बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब आप जन्म लेते हो, आप ग्रो होते हो, आप बढ़ते हो, आप बड़े होते हो, फिर आप स्विमिंग को सीखते हैं, तब जाके स्विमिंग को कर पाते हैं। आपके फादर कितने ही बड़े स्विमर क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर वो गुण बाय बर्थ नहीं आता, आप उसको सीखते हैं अपने से। तो ये क्या हो गया हमारा? बताओ, इनहेरिटेड या एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड हुआ। क्यों? क्योंकि आपने इसको सीखा है अपने से, अपने बॉडी के अंदर आपने इसको ढाला है। उसी प्रकार से रीडिंग, क्या बच्चा बचपन से पढ़ना सीखता है क्या? जैसे पैदा हुआ वैसे वो पढ़ना चालू कर देता है क्या? नहीं, वो सीखता है, उसका प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से राइडिंग, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब वो टाइम के साथ सीखता है। तो ये हो गया हमारा एक्वायर्ड ट्रेट। अच्छा, तो फिर क्या ये एक्वायर्ड ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए, सपोज करो कि आज हम आपको पढ़ाते हैं तो हमको अच्छा खासा क्लास 10 का नॉलेज है, लेकिन जो मेरे बच्चे होंगे क्या वो बाय बर्थ उनको नॉलेज होगा 10th का? बताओ, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाला चीज है ही नहीं।
बच्चा उसको सीखेगा, उसको अपने अंदर ढालेगा, तब जाके वो उस चीज के लायक बन पाएगा। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स माता पिता से आता है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। एक्वायर्ड ट्रेड माता पिता से नहीं आता, इसको आप समय के साथ एक्वायर करते हो, अपने बॉडी में आप इसको डालते हो और ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। समझ में आएगा? आगे नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी का डेफिनेशन। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है क्या कि सर आपने हेरिडिटी का मतलब पहले ही क्यों नहीं बताया? चैप्टर हमारा हेरिडिटी का है तो पहले बताना चाहिए था। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ टर्म है वो आपने अब पहले ही पढ़ रखा है। आइए बात करते हैं कि आखिर हेरिडिटी का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। ध्यान से समझना इस चीज को। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग का मतलब बेबी, बच्चे, इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब आपके माता पिता का जो गुण है, आपके माता पिता का जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर है, जब वो आपके बॉडी में आ जाए, जब आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाए बाय जीन या फिर डीएनए, इसी चीज को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। क्या समझ में आया बात? बस यही चीज है हमारा हेरिडिटी। मतलब आपके माता पिता का लक्षण, आपके माता पिता का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जो बोलो सब सही है, यदि वो आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं बाय जीन्स या फिर डीएनए, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। अब आपको ये साफ साफ पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स क्या होता है, फीचर्स होता है बेसिकली बॉडी का, है ना। आगे इन अदर वर्ड्स हेरिडिटी मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग हेरिडिटी को ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक बॉडी का जो फीचर है वो नेक्स्ट बॉडी में फीचर्स ट्रांसफर करना। मतलब हमारे माता पिता का जो गुण है, जो लक्षण है, जो फीचर्स है, वो हमारे बॉडी में आ जा रहा है, यही तो है हमारा हेरिडिटी, है कि नहीं? तो हेरिडिटी का डेफिनेशन इतना ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। समझ में आया बात? ये चीज कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने इस चैप्टर का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन समझ लिया, जिसमें आपने ये समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स क्या होता है। ट्रेड्स दो प्रकार के होते हैं, इनहेरिटेड, इसमें क्या होता है ये समझा आपने फिर एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये क्या होता है ये भी समझा आपने, और अल्टीमेटली लास्ट में आपने चैप्टर का जो हेडिंग था हेरिडिटी, उसके मतलब को भी आपने समझ लिया। हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसमें ना एक वर्ड है जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो है वेरिएशन। तो आइए पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है लिखा हुआ है? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। देखो, अच्छा इसका ना एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हम लोग सारे ह्यूमन बींग हैं, हर किसी का थोड़ा बहुत जो गुण है वो माता पिता से ही आया होगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग हैं तो ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग में भी हम सबके बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स अलग अलग है। इसी को कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब हो गया वैरायटी। तो जैसे हम सारे ह्यूमन बींग हैं, हम लोग हैं तो ह्यूमन बींग ही, लेकिन ह्यूमन बींग होने के बावजूद हमारे हर किसी के बॉडी का शेप अलग है, सबके बॉडी का फीचर अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, सबके बाल का शेप अलग है, नाक का शेप अलग है, आवाज सबका अपना अलग है। तो ये जो है ह्यूमन बींग के अंदर सभी के बॉडी का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होना, इसी को हम लोग कह देते हैं वेरिएशन। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा आवाज आप लोगों से अलग है, आपका फिर हमारे से अलग है, सबका अलग अलग है। तो हैं तो हम सारे ह्यूमन बींग ही, लेकिन सबके बॉडी का फीचर्स क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, वेरी करता है। इसी को हम लोग कह देते हैं वेरिएशन। अच्छा, क्या ये वेरिएशन प्लांट में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्लांट भी है तो सारे प्लांट ही, लेकिन हर प्लांट एक दूसरे से क्या है, अलग है। उसी प्रकार से एनिमल है तो एनिमल ही सारे, लेकिन एनिमल में भी सारे एनिमल क्या एक दूसरे से अलग अलग है। तो यही हमारा कहलाता है वेरिएशन। आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। इन मोस्ट ऑफ द पीपल
द ईयर लॉब इज हैंगिंग एंड इट इज कॉल्ड फ्री ईयर लॉब। ये ईयर लॉब का कहानी हमारा यहाँ पे आ गया, हमने पहले भी समझा था, यहाँ पे भी समझ लेते हैं इसको। जैसे कई सारे लोगों का आप देखोगे, ये जो कान के नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ पे खास करके लड़कियाँ वो पहनती हैं कान वाला अपना, इसको हम लोग ईयर लोब कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों में आप देखोगे ये जो ईयर लोब होता है ना, वो फ्री होता है। फ्री का मतलब हो गया कि वो मसल में चिपका हुआ नहीं रहता, वो लटकता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्री ईयर लोब। तो बहुत सारे लोगों में आपको दिख जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, बताओ, है तो हमारे सारे ह्यूमन बींग ही, लेकिन किसी में ईयर लोब फ्री है, यानी कि लटका हुआ है बस, और किसी में अटैच है मसल से। तो ये क्या करता है, ह्यूमन बींग को ही एक दूसरे से अलग बना देता है। यही एग्जाम्पल है हमारा वेरिएशन का। और यही एग्जाम्पल आप इसमें और किस में इस्तेमाल कर सकते हो, बताओ? इनहेरिटेड ट्रेड्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आपके फादर का ईयर लोब फ्री है, यानी कि लटका हुआ है, मसल में अटैच नहीं है, तो आपका भी वैसा ही होगा। समझ आ रही है बात? तो ये हमारा एग्जाम्पल इनहेरिटेड ट्रेड्स का भी हो गया, और ये एग्जाम्पल हमारा वेरिएशन का भी हो गया। ठीक है, तो कई सारे लोगों में जो ईयर लोब होता है वो हैंगिंग होता है, यानी कि लटकता रहता है, वो फ्री, उसको ईयर लोब कहते हैं हम लोग। लेकिन वही however in some people the ear lobe is closely attached to the side of the head and it is called attached ear lobe। लेकिन कुछ लोगों में आप देखोगे कि जो कान का नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग ईयर लोब कहते हैं, वो हेड में चिपका हुआ रहता है, वो मसल से अटैच रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अटैच्ड ईयर लोब। तो ये क्या करता है, बताओ? है तो हमारे सारे ह्यूमन बींग हम लोग। तो यही अटैच्ड ईयर लोब और फ्री ईयर लोब इंसान को एक दूसरे से अलग कर देता है। यही एग्जाम्पल हो गया हमारा वेरिएशन का। कोई दिक्कत इसमें? वेरिएशन में आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सबका आवाज़ भी अपना अलग अलग है, सबके बॉडी का शेप अपना अलग अलग है, कोई मोटा है कोई पतला है, सबके बाल का शेप अपना अलग अलग है। तो ये सब हमारे हो जाते हैं वेरिएशन का एग्जाम्पल। वेरिएशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि हर चीज एक दूसरे से क्या करता है, वेरी करता है, सब कुछ एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है हमेशा जब भी वेरिएशन का बात होगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बात करते हैं हम लोग आगे। 10 मोस्ट पीपल हैव फ्री ईयर लोब्स वेयर एज सम पीपल हैव अटैच्ड ईयर लोब्स। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कई सारे लोगों के जो ईयर लोब होते हैं वो फ्री होते हैं, लटकता रहता है, अटैच नहीं रहता, और कई सारे लोगों के ईयर जो लोब है वो फ्री भी रहते हैं और अटैच भी रहते हैं। मतलब सिंपल सा हो गया ये उनके फादर पे मदर पे डिपेंड करता है कि उनका ईयर लोब कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग हैं तो उन्हीं के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। ठीक ना, आगे। सो द फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर द टू वेरिएशंस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये दो ऐसे वेरिएशन है जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। अच्छा, क्या यही दो वेरिएशन हो सकता है केवल? क्या मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से अलग केवल कान को लेकर हो सकता है क्या? नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान से आवाज को भी लेकर अलग हो सकता है, हाइट को लेकर अलग हो सकता है कि नहीं? तो ये सारे हमारे वेरिएशन कहलाते हैं। तो वेरिएशन में आपको बहुत कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि वेरिएशन का मतलब हो गया कि ह्यूमन बीइंग आपस में क्या करते हैं, दूसरे से वैरी करते हैं, सब एक दूसरे से अलग है किसी न किसी मायने में। तो ये हमारा वेरिएशन है। आगे, the great advantage of variation to a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment। अब देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ध्यान रखना। देखो होता क्या है ना, वेरिएशन के वजह से इंसान को बेनिफिट मिलता है इस वर्ल्ड में सरवाइव करने का। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करना, इस चीज को एग्जांपल को अच्छे से समझना। जैसे मान लो, सपोज करो कि जैसे आज के टाइम पे क्या है ना, हर घर में लगभग शुगर एक प्रॉब्लम हो गया है। लगभग हर घर में आपको दिख जाएगा एक दो शुगर का पेशेंट तो होता ही है। लेकिन मान लीजिए कि आपके मदर फादर को शुगर है और आपको शुगर नहीं है, तो बताओ ये वेरिएशन का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब इससे क्या होगा, आपको यदि शुगर नहीं है तो आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे, आप ज़्यादा फिट रहोगे अपने माता पिता के कंपैरिजन में, और आपके सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आपके मदर फादर, क्योंकि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, उनको कई सारे प्रॉब्लम है और आपको वो कुछ भी नहीं है। तो ये जो वेरिएशन है ना, बताओ अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है? अच्छा चीज़ है। वेरिएशन से होता क्या है कि मान लीजिए
आपके मदर फादर को कोई बीमारी है और आपको नहीं है, पहली बात तो आप दोनों क्या कर गए, वेरी कर गए, मतलब हैं आप उसी के वंशज, लेकिन आपको वो बीमारी नहीं है, तो आप वेरी कर गए उनसे। और वेरिएशन का फायदा ये होगा कि आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे। तो वेरिएशन जो होता है ना, अच्छा चीज़ है, और वो आपको इस बदलते हुए माहौल में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। समझ में आ रही है बात? वही चीज़ है। आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। समझ में आ रही है बात? तो मतलब बदलते हुए माहौल के साथ वेरिएशन के वजह से क्या होता है, हम लोग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाते हैं। समझ आ रही है बात? बस वही चीज़ है। आगे, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस अ स्पीसीज कैन एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड इट and this promotes the survival of the species in the changing environment। अब देखो होता क्या है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करो, वही एग्जांपल हम लेते हैं दोबारा अपने पेरेंट्स का, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ को। सपोज करो, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक एग्जांपल बस आप समझो। सपोज करो कि आपके माता पिता को हार्ट का प्रॉब्लम है। सपोज लो आपके फादर को हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। और जब आपका जन्म हुआ, आप अच्छे बड़े हो गए, यंग हो गए, आपका शादी ब्याह सब कुछ हो गया, लेकिन आपको उस प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ। बताओ ये अच्छा चीज़ हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ, यानी कि आपका जन्म हुआ आपके माता पिता के वजह से, उनमें बीमारी था लेकिन आप में वो बीमारी नहीं है, तो आप उससे तो वेरी कर गए, वेरिएशन देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन यही वेरिएशन आपको सर्वाइव करने में हेल्प किया। लेकिन यदि आपको आपके पिता के जैसा ही हार्ट का प्रॉब्लम आपको भी होता, तो बताओ क्या आप भी लंबे तक सर्वाइव कर पाओगे? फिर नहीं कर पाओगे। तो वेरिएशन क्या करता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग जरूर बनाता है, लेकिन वही वेरिएशन एक इंसान को सर्वाइव करने में हेल्प भी करता है। क्योंकि वो हेल्प नहीं करेगा तो आपके फादर को हार्ट का प्रॉब्लम था तो आपको भी हो जाएगा, और आप भी लाइफ में बहुत कम टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, फिर आपका भी डेथ हो जाएगा। तो वेरिएशन एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग जरूर करता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, लेकिन वही वेरिएशन आपको सर्वाइव करने में हेल्प भी करता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये टॉपिक भी हुआ हमारा कंप्लीट। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। तो हेरिडिटी टॉपिक हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। हेरिडिटी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग ये काम करेंगे, हेरिडिटी में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे अभी, और कुछ पॉइंट हम लोग फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हेरिडिटी क्या है। इसमें जो छोटा मोटा चीज़ है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। समझते हैं ध्यान से। टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। इसके अंदर 2-3 टॉपिक आपको छोटे छोटे मिलेंगे। पहला, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मंडेल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है समझना इसमें ध्यान से। टॉपिक है हमारा हेरिडिटी, उसके अंदर हमारा सब टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक बात ना समझना यहाँ पे ध्यान से। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रेड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इनहेरिटेड जो हम लोगों के अंदर में हमारे माता पिता से आता है, और एक एक्वायर्ड ट्रेड्स जो कि माता पिता से तो नहीं आता लेकिन हम लोग टाइम के साथ उसको सीख लेते हैं। हमारे सामने पहला इंसान आते हैं मेंडल साहब। मेंडल ने हमको ये बताया कि ये जो गुण आपके बॉडी के अंदर आ रहा है आपके माता पिता का, वो कैसे आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके दिखाया इस चीज को। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी कि हमारे माता पिता का गुण, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप बोल लो, हमारे माता पिता का हमारे बॉडी में आ गया। कैसे आया? तो इस चीज को बताने वाले पहले इंसान हमारे बने मेंडल साहब। तो मेंडल साहब ने ये पहली बार हम लोगों को बताया। मतलब मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने हम लोगों को लाइव ये करके दिखाया कि आखिर कोई भी गुण, लक्षण एक पेरेंट्स का दूसरे बच्चे में कैसे आता है। तो आइए समझते हैं कैसे वही टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले तो आप ये समझो कि मेंडल था कौन, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कई बार आ जाता है कि हु वाज मेंडल, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना नोट्स में जो कुछ भी है
हर चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अलग से हमने हेडिंग दे दिया अबाउट मेंडेल, ये फालतू में होगा बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ पूछा हुआ चीज़ है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेंडेल इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडेल बायोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट। अच्छा एक बात बताओ, सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। यानी कि बायोलॉजी के फील्ड में कई सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया। उसी प्रकार से हमारे एक रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल खोज के दिखाया हमको, उसी प्रकार से मेंडेल साहब है। मेंडेल को बायोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब ये बात कर रहा है जीन का, और जीन का मतलब होता है वो चीज जिसके वजह से आपके माता पिता का गुण लक्षण आपके बॉडी में आता है। तो पहली बार हम लोगों को जीन के बारे में खुल के किसने बताया? मेंडेल साहब ने बताया। उन्होंने ही बताया कि भाई तुम्हारे बॉडी में जो गुण है ना, जो लक्षण है, वो आपके पेरेंट्स का है, जीन के वजह से हुआ ये चीज। इसीलिए हमने बोल दिया मेंडेल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीन के बारे में बताया और इसीलिए हमने बोल दिया इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जीन क्या करता है? बेसिकली डीएनए का बात कर रहा है। ये क्या करता है? आपके माता पिता के गुण को आपके बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। वही गुण जब आप बड़े होते हैं तो आपको बॉडी में दिखता है कि नहीं? आगे तो मेंडेल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने जीन के बारे में हम लोगों को बताया था। आगे, मेंडेल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस which involve the transfer of characters or traits from parents to progeny। progeny का मतलब बेबी। बेबी के जगह पे ना दो वर्ड आपके सामने आएगा, एक ऑफ स्प्रिंग और एक प्रोजेनी भी आ सकता है। तो इन दोनों का मतलब हो गया बेबी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो मेंडेल साहब हमारे पहले ऐसे साइंटिस्ट बने, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एकदम एक सिस्टमैटिक तरीके से पहले खुद परफॉर्म किया इस चीज को अपने लैब में कि आखिर ये इनहेरिटेंस यानी कि कोई भी चीज जनरेशन टू जनरेशन पास कैसे होता है। पहले उन्होंने करके अपने अंदर देखा, लैब में करके देखा सब कुछ। फिर जब एक बार ये सक्सेसफुली हो गया तब फिर उन्होंने अपने थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने रखा और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको क्रॉस चेक किया, क्या ये जो आदमी बोल रहा है सही है कि गलत है। और बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी सही पाया इस चीज को, और उस समय से हम लोग मेंडेल साहब के बारे में आज तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेंडेल साहब ने पहली बार हम लोगों को यह बताया कि कोई भी गुण आपके माता पिता का आपके बॉडी के अंदर कैसे आता है। समझ में आ रही है बात? ये चीज था हमारा। आगे कैसे माता पिता का लक्षण गुण वगैरह जो है वो बेबी में अपने बच्चों में कैसे आता है, वो इन्होंने लाइव करके हम लोगों को दिखाया। He did this by using different varieties of pea plants which he grew in his garden। अब इन्होंने इस चीज को किया कैसे था, देखना, ध्यान रखना। इन्होंने किया इस चीज को पी प्लांट के साथ। पी प्लांट मतलब मटर का जो प्लांट होता है ना, उसके साथ इन्होंने इस चीज को किया। देखो, जो चीज इन्होंने मटर के साथ किया, मटर का जो प्लांट होता है पी प्लांट, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने पी प्लांट के साथ किया, वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने बाद में बताया कि सेम प्रोसेस जो है ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। क्योंकि देखो, प्लांट भी क्या है, एक लिविंग थिंग ही है। ह्यूमन बीइंग क्या है, लिविंग थिंग ही है। प्लांट भी सेल से बना है, ह्यूमन बीइंग भी सेल से बना हुआ है। तो मेंडेल साहब ने अपने इस थ्योरी का जो शुरुआत किया था, कहाँ से किया था? पी प्लांट से किया था। और यही एक्सपेरिमेंट वो बाद में हम लोगों को ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी करके देते हैं कि देख लो भैया, जो हमने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के साथ किया था वही चीज ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है, ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों को जो बताया कि गुण लक्षण जो आपके माता पिता का है वो आपके बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, ये चीज इन्होंने पी प्लांट के साथ करके दिखाया, जो पी प्लांट इन्होंने अपने गार्डन में उगाए हुए थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ही टुक 2 पी प्लांट्स, अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट। इन्होंने इस एक्टिविटी को करने के लिए, इन्होंने इस चीज को करने के लिए क्या किया, 2 पी प्लांट लिया। एक पी प्लांट लिया छोटा वाला और एक लिया बड़ा वाला, यानी कि एक शॉर्ट और एक टॉल, ओके। देन अब ये कैसे किया वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी आपको नहीं जाना है। बस आप ये जान लो कि मेंडेल थे कौन, उन्होंने क्या किया था, बस। अब ये पी प्लांट के साथ इन्होंने कैसे क्या किया वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है मेंडेल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में, जिसको हम लोग मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो वो लोग आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या किया, 2 पी प्लांट लिया, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है। आगे, देन ही प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब बेबी को प्रोड्यूस करवाया। एक पी प्लांट
टॉल वाला और एक पी प्लांट शॉर्ट वाला, इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया और एक नए पी प्लांट का प्रोडक्शन करवाया, बर्थ करवाया फ्रॉम देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेजेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट के बीच में, तो कितने टॉल प्लांट जन्म लिए, कितने शॉर्ट प्लांट जन्म लिए, इनका परसेंटेज उन्होंने नोट करके अपने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। और जब ये चीज़ लाइव, मतलब जब एक बार पूरी तरीके से प्रूफ हो गया, जब एक बार खुद सेटिस्फाई हो गए कि नहीं ऐसे ही काम करता है, तब जाके इन्होंने अपने इस थ्योरी को पूरी दुनिया को बताया। और वही सेम चीज़ आज हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। तो इस तरीके से मेंडल साहब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हम लोगों को। नेक्स्ट, अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर, और ये सवाल भी पूछा हुआ है बोर्ड में, कि मेंडल साहब को यदि ये कंट्रीब्यूशन, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करना ही था, तो पी प्लांट ही क्यों चूज किए इन्होंने? कुछ और भी कर सकते थे, है कि नहीं? तो आइए बात करते हैं कि आखिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों चुने। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के पीछे इनका क्या मुद्दा है? ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हर किसी में अपने पेरेंट्स का जो गुण है, लक्षण है, वो किस में आता है? उसके बच्चों में आता है। लेकिन कैसे? वही चीज़ उन्होंने करके दिखाया हम लोगों को। तो फिर सवाल वही है कि आखिर उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया। तो आइए बात करते हैं कि आखिर उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था। हालांकि जो अगला हमारा पिक्चर होगा, ये वाला पिक्चर होगा, आप देख रहे होगे अपने बुक में भी, पी प्लांट हमारा है यहाँ पे, ऊपर में भी है, कुछ नीचे में भी है। इसको अभी आपको समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये हम समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। अभी आपको पिक्चर देख लो क्या है, बाकी तो समझाना मेरा काम है। खैर, देखते हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, देखा जाए। वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? क्यों चूज किया था अपने, मतलब इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया? देखो, पहला रीजन, पी प्लांट्स आर इजी टू ग्रो। देखो होता क्या है ना, एक्चुअली में आप समझो, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसका एक्सपेरिमेंट हजारों बार फेल होता है, हजारों बार वो दोबारा प्रैक्टिस करता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बल्ब के एक्सपेरिमेंट के लिए लगभग अपने लैब में हजारों बार टेस्ट किए थे, तब जाके इतना खूबसूरत सा बल्ब इन्होंने दिया हम लोगों को, और इसी से हमारा घर आज पूरा रोशनी से भर जाता है। तो वही चीज़ है कि जब एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो कई बार फेल होता है, कई बार दोबारा ट्राई करता है, रीट्राई बार बार करता है। तो जरा आप इमेजिन करो कि यदि कुछ ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ऐसा भारी भरकम प्लांट लेते जो 2-3 महीने में एक बार उगता है केवल, तो इसके एक्सपेरिमेंट को आपको नहीं लगता कि 20-25 साल लग जाता? बताओ जरा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ऐसा प्लांट चूज किया जो कि जल्दी जल्दी ग्रो करता है, ताकि हमारा यदि प्लांट खत्म भी हो जाए, एक्सपेरिमेंट में फेल भी हो जाए, तो दोबारा प्लांट हमारे पास पड़ा हो, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। मेंडल साहब ने सोचा कि यार हमको एक्सपेरिमेंट ही करना है ना, और कोई भी प्लांट उठा लो, हर प्लांट तो लिविंग थिंग ही है, लिविंग ही होता है, तो ऐसे प्लांट को उठाओ जो जल्दी जल्दी ग्रो करता हो, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा प्लांट रखा रहे, कभी हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लांट के ग्रोथ के लिए वेट ना करना पड़े। तो पी प्लांट जो होता है ना, कम टाइम में ग्रो कर जाता है। तो बताओ, क्या इसके एक्सपेरिमेंट के लिए कभी पी प्लांट का कमी होगा? कभी नहीं होगा। जब पी प्लांट का कमी होगा, गार्डन में जाएंगे, उखाड़ के लेके आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे अपना। तो पहला रीजन इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्योंकि पी प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता है, और जल्दी जल्दी ग्रो करने का मतलब है कि इनके एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी पी प्लांट का कमी नहीं होगा, और ये अच्छी तरीके से अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रख सकता है। पहला रीजन। दूसरा, पी प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट का लाइफ साइकिल भी बड़ा शॉर्ट होता है, तो आप एक्सपेरिमेंट बार बार कर सकते हो। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, खराब हो गया, दोबारा पी प्लांट लिए, दोबारा खराब हो गया, तो इसका जो लाइफ टाइम होता है पी प्लांट का बड़ा शॉर्ट होता है, तो जल्दी जल्दी करके आप कई सारे टेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये भी एक सेकंड रीजन हो गया हमारा। थर्ड, पी प्लांट्स कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन। पी प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि मेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट दोनों पी प्लांट के पास होता है, यानी कि ये अपना रिप्रोडक्शन अपने से ही कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन करना भी इजी है, यानी कि पी प्लांट अपने ग्रोथ को आसानी से कर लेता है, किसी दूसरे प्लांट का सहारा ये नहीं लेता है, तो रिप्रोडक्शन भी इसमें इजीली हो जाता है।
इसीलिए इन्होंने इसको चूज किया। ठीक है, आगे पी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। पी प्लांट जो है ना अपने बच्चों मतलब अपने प्लांट को जन्म देता है, वो भी बड़े लेवल पे, कम टाइम में बड़े लेवल पे अपने प्लांट्स को ये जन्म दे देता है। तो जरा आप एक बार बताओ फिर, क्या मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कभी भी पी प्लांट का कभी कोई भी कमी होने वाला है? कभी नहीं कमी होने वाला है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ये खुद कर लेता है, लाइफ साइकिल छोटा है तो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, है कि नहीं। इजी टू ग्रो होता है तो बार बार ग्रो कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो कर जाता है एक ही टाइम पे, यानी कि प्लांट जो है वो काफ़ी ग्रो कर जाते हैं एक ही बार में, तो कभी भी इनके प्लांट का कमी नहीं होगा। ठीक है, आगे अगला लास्ट, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पी सीड्स आर अवेलेबल। अब ध्यान रखना, पी प्लांट केवल एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो पी प्लांट का वैरायटी भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनको एक्सपेरिमेंट यदि करना होगा तो अलग अलग प्रकार के पी प्लांट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी अलग अलग है, इसके लिए इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। तो अब बताइए, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक जो हम लोगों ने समझा है वो केवल बेसिक चीज समझा मेंडल के बारे में, कि मेंडल था कौन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, ये सब कुछ हमने समझा। नेक्स्ट है हमारा, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और वही हमारा मेन चीज होगा कि आखिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के साथ, कि कैसे गुण एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में पास होता है, ट्रेड्स कैसे पास होते हैं, वो कैसे काम करता है, वो हम लोग समझेंगे अपने अगले क्लास में। तो अगले वाले क्लास में हमको आप याद दिलाना कि हमको जो स्टार्ट करना है क्लास, वो यहाँ से करना है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन से / मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगला क्लास स्टार्ट होगा, और यहीं से मेन चीज़ है आपका, जहाँ पर आपको समझना है कि आखिर ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होता है। तो अगले क्लास में जब आप आओगे तो यहाँ तक आपको रिवीजन करके आना है अच्छी तरीके से, क्योंकि पीछे का रिवीजन क्या हुआ रहेगा तो आगे का कहानी आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग चैप्टर को खत्म भी करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और टॉपिक हमारा होगा मेंडल्स कंट्रीब्यूशन / मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। ओके, यहाँ से हम लोगों ने इसका मतलब वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। यहाँ तक हमारा क्लास ओवर हो चुका था। आज के टॉपिक क्लास में हम लोग ये करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। हालांकि डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस समझ लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने समझा था कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स क्या होता है कि नहीं। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स मतलब हमारे आँख का कलर, बाल का शेप, नोज का साइज, इस प्रकार के फीचर्स को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं तो ट्रेट्स। और ये ट्रेट्स कितने प्रकार के होते थे बताओ? 2 प्रकार के। एक इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब हो गया वैसा गुण, वैसा लक्षण, वैसी चीज़ें जो कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या था? ऐसा गुण, ऐसा लक्षण जो कि हमारे अंदर माता पिता से तो नहीं आता, लेकिन हम लोग टाइम के साथ, उम्र के साथ अपने अंदर उस चीज़ को सीख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल डांसिंग, स्विमिंग, राइडिंग, इस प्रकार के चीज़ों को। फिर अब ये हो गया था हमारा कंप्लीट। फिर हमने अल्टीमेटली बात किया था हेरिडिटी। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या था? कि जब गुण, लक्षण हमारे बॉडी में आ जाए हमारे पेरेंट्स से, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। ठीक ना, तो ये भी हम लोग समझ चुके थे। फिर हमने बात किया था वेरिएशंस के बारे में, कि वेरिएशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए, है ना। मतलब यदि एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग रहेगा तो उसके जीने का संभावना क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। डिटेल में हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था, आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो कि हमारा मेन हेडिंग भी है, हेरिडिटी, इसके अंदर जो हमारा सब टॉपिक है छोटा सा, वो क्या है? रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। यही हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था कि मेंडल कौन थे, तो मेंडल के बारे में हम लोग समझ चुके थे कौन थे। उसके बाद मेंडल साहब ने बेसिकली हम लोगों को क्या बताया था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। उसके बाद हमने बात किया था कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब देखो पूरा कहानी हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, समझना ध्यान से। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना हेरिडिटी, और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आगे का जो कहानी है वो तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब पीछे का बैकग्राउंड आपको पता होगा। समझना ध्यान से।
मेंडल एक बहुत बड़े बायोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक ना। उन्होंने यानी कि मेंडल पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने हमको ये बताया कि आखिर कोई भी गुण, लक्षण वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है हमारे माता पिता का, वो हमारे बॉडी में कैसे आता है, ठीक ना। मतलब मेंडल साहब पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बताया, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि आखिर किसी भी प्रकार का लक्षण हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में कैसे आता है। तो ये हम लोगों को उन्होंने करके दिखाया। और उन्होंने ये चीज करके दिखाया कैसे? पी प्लांट का इस्तेमाल करके। अब उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया था, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे 5 रीजन थे, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बार फटाक से रिवाइज भी कर लेते हैं क्या था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पी प्लांट इन्होंने क्यों चूज किया? क्योंकि पी प्लांट बहुत इजिली ग्रो कर जाता है, पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ होता है, तो बार बार आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, मतलब वो खुद से ही अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, उसको दूसरे बाहर से किसी का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक। अगला, पी प्लांट जो है वो बड़े नंबर में प्रोड्यूस कर सकता है अपने बच्चों को, मतलब पी प्लांट, एक पी प्लांट से कई सारे पी प्लांट छोटे छोटे ग्रो कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। और पी प्लांट का जो सीड होता है वो वैरायटीज में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के वैरायटी के होते हैं, तो ऑब्वियस बात है आप एक्सपेरिमेंट भी अलग अलग वैरायटी के साथ कर पाओगे। इन्हीं प्रकार के फीचर्स के लिए मेंडल साहब ने अपने कंट्रीब्यूशन, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पी प्लांट को चूज किया था, ठीक है। अब फाइनली उन्होंने हम लोगों को बताया क्या था, आइए उसके बारे में ही हमारा आज का क्लास है। तो ध्यान से आपको सुनते चलना है हर चीज़ों को, ठीक है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए ये वाला पिक्चर, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे ऊपर में, पहले इस पिक्चर को आप समझ लो एक बार ध्यान से समझना। इस पिक्चर में आप देखोगे तो ऊपर में लिखा होगा F1, सबसे टॉप में देखो F1 है लिखा हुआ आप लोग अपने बुक में देखना, सबसे टॉप पे लिखा हुआ रहेगा F1, ठीक। F1 में देखो आपके पास 2 प्लांट होंगे एक है टॉल, दोनों को डिनोट किया गया है कैपिटल टी से, टी और टी, ओके। फिर एक छोटा प्लांट होगा, उसको डिनोट किया गया है स्मॉल टी से, ठीक है। ध्यान से देखते चलना अपने पिक्चर को, अपने बुक में भी, हालांकि हमारे स्क्रीन के ऊपर है लेकिन आप लोग अपने पिक्चर में भी देखते चलना। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? F1। ये F1 क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक। इसमें एक बड़ा सा प्लांट है। अच्छा बताओ ये कौन सा प्लांट है? हमारा पी प्लांट है, क्योंकि सारा बात होगा हमारा पी प्लांट को लेकर। तो एक बड़ा प्लांट है, उसको हमने वो टॉल है, लंबा है, उसको हमने डिनोट किया कैपिटल टी से, ठीक। फिर एक छोटा सा प्लांट है हमारा स्मॉल वाला, छोटा वाला, उसको हमने शॉर्ट बोला और उसको हमने स्मॉल टी से डिनोट किया, ओके। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 प्लांट, उसके बगल में एरो के बगल में यहाँ पे लिखा होगा ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि सारे के सारे पौधे कैसे हैं? टॉल है। और इस टॉल को डिनोट किया गया है एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से, ओके। पिक्चर में देखना अभी आप। तो क्या पहला वाला पिक्चर में जो हमने बताया आपको समझ में आया? अब सेकंड वाले पिक्चर में आओ। क्या सेकंड वाले पिक्चर के ऊपर F2 लिखा हुआ है? अब F2 क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप केवल पिक्चर को समझो पहले। इसमें क्या है? दोनों प्लांट हमारा टॉल है, ओके। इसमें हमने पहले टॉल प्लांट को कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट किया। ऐसा क्यों हुआ बताएंगे अभी आपको हम। हालांकि यहाँ पे जो आप प्लांट देख रहे हो ऊपर में 4 गो प्लांट, ऊपर में 4 गो प्लांट, उन्हीं 4 प्लांट में से हमने 2 प्लांट नीचे ले लिया है, ओके। समझना ध्यान से। ऊपर में देखो, पहले देखो शुरू से समझो। ऊपर में देखो आप, सबसे पहले कितने प्लांट है? एक लंबे और एक छोटे, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो टॉल को हमने डिनोट किया कैपिटल टी से, स्मॉल को स्मॉल टी से, ओके। उसके एरो के बगल में देखो कितने आपको प्लांट दिख रहे हैं? 4 दिख रहे होंगे। और चारों के नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि छोटे छोटे प्लांट चारों लंबे वाले हैं। उसको कैसे डिनोट किया गया? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दिख रहा है वहां पे, समझ रही बात? ये हो गया हमारा। अब इन्हीं 4 प्लांट में से हमने क्या किया? 2 प्लांट को नीचे ले लिया। तो बताओ इसका सिंबल भी क्या रहेगा? ऊपर वाला ही सिंबल रहेगा। इसीलिए यहां पे भी आपको सिंबल दिख रहा होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसके एरो के बगल में देखो क्या है?
1 2 3, 3 हमारे क्या है, टॉल प्लांट है। और पहले टॉल प्लांट का जो डिनोट है वो टी और टी है, दोनों कैपिटल है। स्मॉल में, सॉरी, इसमें भी सेकंड वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और शॉर्ट वाले में टी और टी छोटे वाले। अब आपके मन में हुआ होगा कन्फ्यूजन कि सर कहीं पे टॉल प्लांट को कैपिटल टी से डिनोट किया और कहीं पे टॉल प्लांट को एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से डिनोट किया। इसमें आपको कन्फ्यूजन पालना ही नहीं है, बताते हैं क्यों, समझो। एक बात ध्यान रखना अपने मन में, जहां पे भी कैपिटल मतलब जहां पे भी टॉल प्लांट होंगे उसके लिए आप दो चीज इस्तेमाल कर सकते हो, या तो दोनों में कैपिटल टी इस्तेमाल कर दो या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। मतलब टॉल प्लांट में कम से कम एक आपको कैपिटल टी दिखाना ही है मिनिमम, दोनों लिख दो और बढ़िया बात है। समझ में ये बात, मतलब यहां पे यदि आप देखो ध्यान से इस पूरे सिचुएशन में, दोनों पिक्चर में F1 और F2 में, तो आपको दिखेगा कि कहीं पे टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल किया गया और कहीं पे टॉल प्लांट के लिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इस्तेमाल किया गया। तो इससे कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको हम बता देते हैं कि कहीं पे भी टॉल प्लांट रहे पिक्चर में तो वहां पे आप चाहो तो दो उसके नीचे दोनों कैपिटल टी लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कहने का मतलब ये है कि टॉल प्लांट के नीचे कम से कम आपको मिनिमम एक कैपिटल टी रखना ही है, और एक स्मॉल रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो दोनों कैपिटल ही कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन स्मॉल के लिए आपको स्मॉल टी ही रखना है। इसीलिए आप देखो ऊपर में भी स्मॉल प्लांट है हमारे पास, शॉर्ट है, और इसमें भी हमारा नीचे में भी शॉर्ट प्लांट है, दोनों में क्या रखा गया है, स्मॉल टी। लेकिन टॉल प्लांट के लिए कहीं पर दोनों में कैपिटल टी तो कहीं पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब कहानी समझ में आया? तो एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि अब जो हमारा कहानी चलेगा वो केवल थ्योरी वाला कहानी चलेगा, तो ये समझना पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, शॉर्ट प्लांट को दिखाने के लिए आप स्मॉल टी इस्तेमाल करोगे, बस कैपिटल टी उसमें दिखना भी नहीं चाहिए। और टॉल प्लांट को दिखाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों कैपिटल टी लिख दो या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिख दो, ये आपके पास चॉइस। तो स्मॉल के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों रहेगा, और कैपिटल के लिए आप चाहो तो दोनों कैपिटल टी, नहीं तो एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आइए जो हमने समझा इस पिक्चर में उसको कैसे मेंडल साहब ने करके बताया, देखते हैं। ध्यान से आप समझना इस चीज को। देखो पहला पॉइंट एकदम ध्यान से आपको सुनना है। पहला पॉइंट, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट। मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं दो प्लांट, एक प्लांट लेते हैं लंबा वाला और एक लेते हैं छोटा वाला, ठीक। और ऊपर वाला पिक्चर देखना, बस पिक्चर में भी पहला वाला पिक्चर F1 वाला, उस मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं एक लंबा सा पी प्लांट और एक छोटा सा पी प्लांट, ओके। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस का मतलब हो गया दोनों को आपस में रिप्रोडक्शन करवाते हैं। एक टॉल प्लांट का सेल लेते हैं और एक शॉर्ट प्लांट का सेल लेते हैं, अपने लैब में दोनों को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक। ये लैब में उन्होंने किया, दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, यानी कि दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया। समझ में आ रही है बात? आगे, ही फाउंड दैट इन द फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम लोगों ने ब्रैकेट में F1 प्रोजेनी लिखा है। अब यहां पे जो आपको दिख रहा होगा पहले वाले पिक्चर में F1, ये बता रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट का पहला चीज है, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नजर आया। तो इन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का मतलब हो गया पहली बार एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, उसको उन्होंने F1 प्रोजेनी भी कहा है, यानी कि ऊपर वाले के बारे में बात हो रहा है। इन्होंने क्या देखा, देयर वेयर नो मीडियम हाइट प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। यानी कि देखो इन्होंने रिप्रोडक्शन जो करवाया वो एक टॉल प्लांट का करवाया और एक शॉर्ट प्लांट का करवाया। तो जो नए प्लांट हमारे जन्म हुए, यानी कि जिस नए प्लांट का जन्म हुआ उसमें एक भी प्लांट मीडियम साइज का नहीं था या फिर छोटे साइज का नहीं था। सारे के सारे प्लांट क्या थे, लंबे वाले प्लांट थे। मतलब समझ रही है आपको? जरा आप इमेजिन करो कि यार हमने रिप्रोडक्शन करवाया एक टॉल प्लांट का और एक शॉर्ट प्लांट का, तो फिर जो हमारा नया प्लांट ग्रो होगा, जो नए प्लांट का जन्म होगा,
उसमें तो दोनों लक्षण दिखना चाहिए ना, टॉल का भी दिखना चाहिए, शॉर्ट का भी दिखना चाहिए, है कि नहीं? यानी कि कुछ प्लांट शॉर्ट भी होने चाहिए थे और कुछ प्लांट टॉल भी होने चाहिए थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो पहली बार जब मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने देखा कि यार सारे के सारे प्लांट हमारे टॉल पैदा हुए, शॉर्ट वाला तो एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या एक्सपेरिमेंट गलत हो गया? नहीं। आगे बात करते हैं। देन मेंडल क्रॉस्ड टू टॉल प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अब मेंडल साहब को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमने रिप्रोडक्शन करवाया एक टॉल प्लांट का और एक शॉर्ट प्लांट का, जो नए पौधे का जन्म हुआ वो सारे टॉल हैं, एक भी शॉर्ट नहीं है, छोटा वाला नहीं है। क्या रिप्रोडक्शन, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो गलत हो गया? इन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया, अब जो पहले जनरेशन में कि F1 प्रोजेनी में पहले वाले पिक्चर में जो प्लांट हमारे हुए थे सारे टॉल हुए थे ना, अब ये क्या करते हैं, इन दो टॉल प्लांट को लेते हैं। अब नीचे वाले पिक्चर में आ जाओ, यही ऊपर का 4 प्लांट कहाँ गया हमारा, नीचे 2 प्लांट आ गया, ऊपर का 4 प्लांट नीचे 2 प्लांट उन्होंने लिया। अब ये देखते हैं कि हम इन दोनों टॉल प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करके दिखवाते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में यानी कि पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट में एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया। ध्यान से सुनना, इन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट जो जन्म लिए हैं वो सारे लंबे प्लांट हैं, छोटा वाला तो एक भी नहीं है। तो इनको अपने एक्सपेरिमेंट पे डाउट हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने आगे करने के लिए क्या क्या अपने एक्सपेरिमेंट को, जो पहली बार एक्सपेरिमेंट में जो पौधे हुए थे ना सारे टॉल, उनमें से 2 पौधे को लेते हैं, फिर उन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं। दोनों टॉल हैं और आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, आपस में दोनों को रिप्रोड्यूस करवा दिया। ठीक, अब इसमें उनको क्या रिजल्ट दिखता है वो देखो। ही फाउंड दैट इन द सेकेंड जनरेशन यानी कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या बोला उसको, F2 प्रोजेनी बोला है, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर नॉट टॉल। इन्होंने देखा अपने अगले एक्सपेरिमेंट में कि यार सारे के सारे प्लांट टॉल नहीं हैं, कुछ प्लांट शॉर्ट भी हैं। बड़ा अजीब लगा इनको सुन के, बड़ा देख के भी अजीब लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। इन्होंने इस चीज को बार बार प्रूफ किया, बार बार अपने लैब में क्या की, क्या ये 1-2 बार ऐसा होगा या बार बार होगा, तो हर बार ऐसा ही हुआ। फिर ये अपने फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं और हम लोगों को थ्योरी देते हैं। क्या थ्योरी देते हैं आगे देखेंगे, पहले और समझते हैं। पहले सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि 3/4 प्लांट्स वेयर टॉल एंड 1/4 वेयर शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ड्वार्फ, छोटे पौधे। इन्होंने देखा कि 4 पौधा यदि है तो 4 पौधे में से 3 पौधा टॉल वाला है और 1 पौधा शॉर्ट वाला है। सोचो, पहली बार एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट पौधा नजर आया था क्या? पहली बार एक्सपेरिमेंट में नहीं, सारे टॉल पौधे नजर आए थे। लेकिन सेकेंड टाइम जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे इनको छोटा पौधा भी देखने को मिला। अब ये क्या कहना चाहते थे, क्या कंक्लूजन निकला, सारा बात हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से जो बताना चाहते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उसको आप छोड़ो, पहले यहां पे आओ। देखो, इसको ना समझाने के लिए आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं हम लोगों के अपने घरों में जो बोल चाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। कभी आपने गौर किया है, आपके घर में भी कभी कभार बोला गया होगा कि इस बच्चे का शकल ना इसके दादाजी पे गया है। समझ में नहीं बात? मतलब कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे का शकल जो होता है उसके फादर पे मैच नहीं करता बल्कि उनके दादाजी से मैच करता है। कई बार क्या होता है, उनकी मम्मी, मतलब बच्चे का जो शकल है उनकी मम्मी पे मैच नहीं करता बल्कि उनके नानी जी पे मैच कर जाता है। कई बार आपने सुना है कि नहीं, ये बताओ। पहले सुना होगा आपने कि इसका जो शकल है ना दादाजी पे गया है, इसका शकल जो है ना नाना जी पे गया है, इसका शकल जो है ना वो दादी पे गई है, इसका शकल नानी पे गई है। इसे आपने सुना होगा कई बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो ध्यान से। नानी का, चलो छोड़ो उसको, दादाजी का गुण यानी कि दादाजी का कैरेक्टरिस्टिक किस में आया, हमारे फादर में आया। ठीक, और हमारे फादर का गुण किस में आना चाहिए था, हमारे में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब क्या ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि क्या हमारे फादर का गुण हमारे में नहीं है? हमारे फादर का गुण हमारे में है, बस वो दिख नहीं रहा है। लेकिन जो हमारा अगला जनरेशन होगा यानी कि हमारा जो बाल बच्चे होंगे उसमें नजर जरूर आएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को लेके समझना ध्यान से। पहले जैसे सपोज करो
मेंडल साहब ने क्या किया, पहली बार अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। तो नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, कुछ प्लांट टॉल होने चाहिए थे, कुछ प्लांट शॉर्ट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, सारे टॉल प्लांट ही हो गए। इसका मतलब क्या, पहले जनरेशन में शॉर्ट प्लांट का खूबी नहीं है, बस वो दिख नहीं रहा है आपको, वो बस उसका जन्म नहीं हुआ है। यानी कि जो टॉल प्लांट जन्म लिया है उसी में शॉर्ट प्लांट का भी गुण है। वो कब दिखेगा? जब वो टॉल प्लांट खुद अपने बच्चों को बाद में जन्म देंगे अगले जनरेशन में, तो वहां पे शॉर्ट प्लांट भी नजर आएंगे। तो बताओ, ये तो सारे टॉल प्लांट थे, सेकंड वाले पिक्चर में देखो आप, सारे टॉल प्लांट थे, तो फिर शॉर्ट प्लांट कहां से आ गया? ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें सारे टॉल प्लांट थे, शॉर्ट प्लांट का गुण जो है, जो लक्षण है, वो टॉल प्लांट में ही छुपा हुआ था, बस वो जन्म नहीं ले पाया। लेकिन जब अगली बार एक्सपेरिमेंट हुआ तो वही टॉल प्लांट से क्या निकल गया? हमारा शॉर्ट प्लांट निकल गया। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि टॉल प्लांट में कहीं ना कहीं शॉर्ट प्लांट का भी गुण था, बस आपके सामने वो जन्म नहीं लिया था। समझ आ रही है बात? तो वही चीज हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे दादाजी का गुण हमारे में आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे पिताजी का गुण हमारे में नहीं है? क्या हमारे पिताजी का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में नहीं है? उनका जीन, उनका डीएनए हमारे में नहीं है, बस वो इस जनरेशन में दिख नहीं रहा है। लेकिन जो हमारा बच्चा होगा, जो हमारे बाल बच्चे होंगे, उनमें वो गुण जरूर दिखेगा। तो क्या मेंडल साहब ने जो कहा वो आपको समझ में आया? पहले ये बताओ। तो ध्यान रखना है, इस एक्सपेरिमेंट को आप समझो पहले, फिर इसको हम लोग अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, जो हमने एग्जांपल आपको अभी दिया। एक बार फिर से समझा दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ दिख रहा है कि मेंडल साहब ने, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक है। मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। नियम के हिसाब से कुछ प्लांट जो है वो टॉल होने चाहिए थे और कुछ प्लांट शॉर्ट जन्म लेने चाहिए थे, लेकिन सारे के सारे प्लांट हमारे टॉल हुए। इसका मतलब ये समझना है कि टॉल प्लांट हुआ, इसका मतलब क्या, शॉर्ट प्लांट कभी होगा ही नहीं। शॉर्ट प्लांट का जो गुण है वो टॉल प्लांट में ही छुपा हुआ है। शॉर्ट प्लांट का जो लक्षण है वो टॉल प्लांट में ही छुपा हुआ है, बस वो जन्म नहीं ले पाया। लेकिन जब वही सारे टॉल प्लांट आपस में रिप्रोड्यूस किए उन्होंने, यानी कि दोनों को आपस में रिप्रोडक्शन करवाया, तो शॉर्ट प्लांट भी नजर आ गए। जो ये साफ साफ दिखाता है इस बात को कि इस टॉल प्लांट में शॉर्ट प्लांट का भी गुण था। उस जनरेशन में भले वो नहीं दिखा, लेकिन अगले जनरेशन में जब इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वहां पे शॉर्ट प्लांट का भी गुण नजर आ गया। और यही साहब, यही चीज, यही थ्योरी मेंडल साहब ने बोला कि यही हमारे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, एनिमल में भी होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये लड़का ना दादाजी पे गया है, क्योंकि इसका शकल, हरकत वगैरह दादाजी से मिलता है। इसका मतलब क्या कि उस बच्चे में पिताजी का गुण ही नहीं है? गुण है, लक्षण है, डीएनए है, सब कुछ है, बस वो इस जनरेशन में बाहर नहीं आ पाया। लेकिन जब उस बच्चे का खुद का अपना संतान होगा, बाल बच्चा होगा, तो वहां पे हो सकता है कि उसके पिताजी का गुण वहां पे दिख जाए, लक्षण दिख जाए। तो हो सकता है कि कई बार अगले ही जनरेशन में आपको अपने माता पिता का गुण ना दिखे, लेकिन उसके अगले जनरेशन में आपको वो लक्षण दिख जाएगा। समझ आ रही है बात? तो बताओ कि पहले जनरेशन में क्यों नहीं दिखा लक्षण? हो सकता है किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया, वो आगे नहीं निकल पाया, वो जनरेशन, मतलब वो लक्षण आगे नहीं दिख पाया हमारा। लेकिन अगला जनरेशन हमारा जो भी होगा, वो छुपा हुआ, दबा हुआ गुण, लक्षण जो भी होगा, वो बच्चे में दिख जाता है। तो क्या ये प्लांट के थ्रू मेंडल साहब ने जो बताया वो समझ में आया? पहले बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो मेरा एक बेसिक सा सवाल आपसे हम पूछते हैं, ठीक है, जवाब देना जरा। फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि F1 प्रोजेनी में, क्या टॉल प्लांट ही सारे हुए हैं? तो साफ दिख रहा है हम लोगों को। क्या इस टॉल प्लांट में शॉर्ट प्लांट का कोई गुण, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है कि नहीं है? ये बताओ पहले। है, गुण, लक्षण सब कुछ है, लेकिन वो जन्म नहीं ले पाया, दिख नहीं रहा है, ठीक। अगले जनरेशन में जब यही टॉल प्लांट का रिप्रोडक्शन आपस में करवाएगा तो शॉर्ट प्लांट अपने आप आ गया। नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि टॉल प्लांट आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो केवल टॉल प्लांट होने चाहिए थे, लेकिन शॉर्ट प्लांट भी हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि टॉल प्लांट में कहीं ना कहीं शॉर्ट प्लांट का भी गुण था,
बस फर्स्ट जनरेशन में वो दिखा नहीं था, वो सेकंड जनरेशन में दिख गया। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बताओ कोई डाउट इसमें? इसमें हमने इतना टाइम लेकर आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये टॉपिक जल्दी समझ में ही नहीं आता किसी को। अब समझाया, इसी चीज को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे अपने ह्यूमन बीइंग से भी, तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने आपको बताया दादाजी का और हमारे केस का बारे में, ठीक ना, यही चीज है हमारा। आगे बढ़ते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेड्स वेयर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स। यानी कि F1 प्लांट्स में जो हमारे 4 प्लांट केवल लंबे वाले दिख रहे हैं, इसमें टॉलनेस का भी लक्षण है, शॉर्टनेस का भी लक्षण है। यानी कि इसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टॉलनेस का भी शॉर्टनेस का भी। बस दिखा क्या? टॉलनेस केवल दिखा, शॉर्टनेस दिखा क्या? नहीं दिखा। वो कब दिखेगा? अगले वाले जनरेशन में दिख जाएगा। ठीक है, आगे। बट only the tallness traits was expressed and the shortness trait was repressed। यानी कि टॉलनेस वाला जो लक्षण था केवल वो दिखा, जो शॉर्टनेस वाला लक्षण है वो है उसके अंदर, लेकिन वो दिखा नहीं, सामने नहीं आया, अगले जनरेशन में आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहीं पे ना आपको रोक के हम एक बात और बताते हैं, थोड़ा सा यहीं पे आपको रोकते हैं 2 मिनट, फिर आपको एक बात बताते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पिताजी का हाइट मीडियम हाइट है। ठीक, कई बार आपने गौर किया होगा, हमारे पिताजी का हाइट मीडियम हाइट है, लेकिन हमारा हाइट जो है पिताजी से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी का भी हाइट हमारे जितना है। इसका मतलब क्या हो गया कि दादाजी का जो हाइट है उतने हाइट का हमारे पिताजी को भी होना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि हमारे पिताजी में गुण किसका है? डीएनए किसका है? हमारे दादाजी का है। तो हमारे दादाजी के जितना हाइट है हमारे पिताजी का भी हाइट उतना ही होना चाहिए था, लेकिन उतना होता नहीं है, कम है। लेकिन पिताजी का जो बेटा यानी कि जो हमारा जो हाइट है वो हमारे दादाजी से मैच करता है। इसका मतलब क्या कहोगे आप कि दादाजी का जो हाइट है वही हाइट पिताजी का भी होना चाहिए था, लेकिन क्या वो नजर आया? दिखा क्या आपको पहले जनरेशन में? नहीं दिखा। लेकिन जब उनका बेटा यानी कि हमारा हाइट के बारे में यदि बात करें तो हमारा हाइट दादाजी से मैच कर गया। इसका मतलब है कि जो हाइट का लक्षण है हमारे पिताजी में तो नहीं दिखा, लेकिन हमारे में वो अगले जनरेशन में दिख गया, यानी कि सेकंड जनरेशन में दिख गया, है कि नहीं? इसका मतलब क्या बोलोगे आप कि हमारे पिताजी में टॉलनेस का गुण नहीं था? क्या हमारे पिताजी में टॉलनेस का लक्षण नहीं था? था, बस वो हो नहीं पाया, दिख नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया। वो कब दिख गया बताओ? हमारे बॉडी में दिख गया, अगले जनरेशन में, यानी कि सेकंड जनरेशन में। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे तो यहां पे कहा गया है कि आगे मेंडल कॉल्ड दीज एक्सप्रेस ट्रेड्स ऑफ टॉलनेस एज द डोमिनेंट ट्रेड। जो लक्षण आपको दिख रहा है वो हो गया हमारा डोमिनेंट ट्रेड, और जो उसके अंदर है लेकिन दिख नहीं रहा है, अगले जनरेशन में दिखेगा, उसको मेंडल ने क्या कह दिया? रेसेसिव ट्रेड। समझा रही है बात? मतलब जो लक्षण आपको दिख गया वो हो गया हमारा डोमिनेंट ट्रेड, और जो लक्षण उसके अंदर है लेकिन दिखा नहीं वो अगले जनरेशन में दिखेगा, वो हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेड। तो अब फिर से मेरा सवाल आपसे है, जरा जवाब देना इस चीज को। पहले जनरेशन में केवल टॉलनेस दिखा आपको, लेकिन क्या इसमें शॉर्टनेस का लक्षण नहीं है? बताओ। है, दिख नहीं रहा, लेकिन वो कब दिखेगा? वो अगले जनरेशन में दिखेगा। तो जरा बताओ आप, फर्स्ट जनरेशन में F1 में डोमिनेंट ट्रेड क्या है और रेसेसिव ट्रेड हमारा क्या है? बताओ। डोमिनेंट क्या होगा? टॉलनेस, जो दिख गया हमको, और दबा हुआ क्या रह गया ये बताओ, जो दिख नहीं पाया? शॉर्टनेस। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेड है, जो दिख रहा है सामने, वो टॉलनेस है। टॉलनेस दिख रहा है, सारे प्लांट टॉल हैं, और इसके अंदर शॉर्टनेस का भी गुण है, लेकिन क्या वो दिख रहा है आपको? बताओ। वो अंदर ही अंदर दबा हुआ रहेगा। वो कब दिखेगा? अगले जनरेशन में दिखेगा, F2 में दिखेगा। तो जो नहीं दिख पाया, जो दबा हुआ रह गया, उसको हमने कह दिया रेसेसिव ट्रेड। समझ में आ रही है बात सबको? तो इस तरीके से मेंडल साहब ने 2 बातें हमको बताया, डोमिनेंट ट्रेड जो दिख रहा है, और रेसेसिव ट्रेड है जो उसके अंदर लेकिन दिख नहीं रहा है, वो अगले जनरेशन में दिखेगा। तो वो हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेड। इन दिस वे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स with tall and short pea plants showed that the traits may be dominant or recessive। तो इस तरीके से मेंडल साहब ने बताया
कि जो ट्रेड्स है हमारा, जो लक्षण है, जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। मतलब कई बार हो सकता है कि लक्षण आपके बॉडी में वो दिखे, और कई बार होता है कि वो नहीं दिखे, लेकिन अगले जनरेशन में वो पक्का दिख जाएगा। ठीक है, तो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो जरूर पी प्लांट के साथ, लेकिन सेम चीज उन्होंने बोला कि अप्लाई होता है ह्यूमन बीइंग के साथ, क्योंकि पी प्लांट भी और ह्यूमन बीइंग भी दोनों क्या लिविंग थिंग है, और दोनों सेल से बने हुए हैं, तो दोनों में लगभग सेम ही कहानी हमारा चलता है। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सब कुछ? तो इसमें डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डाउट है तो आप पूछ लो पहले एक बार। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे हमने पढ़ा डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड, उन दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन है, देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। डोमिनेंट ट्रेड के बारे में क्या है, सिंपल सा है, दी एक्सप्रेस्ड ट्रेड्स। एक्सप्रेस्ड ट्रेड्स का मतलब वो गुण, वो लक्षण जो दिख गया आपको, पहले ही जनरेशन में दिख गया, आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। ठीक, आगे, डोमिनेंट ट्रेड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो डोमिनेंट ट्रेड का मतलब जो दिख रहा है, यानी कि टॉलनेस के बारे में बात हो रहा है, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जरा आप इसमें देखो एक बार पहले फटाक से, फर्स्ट जनरेशन में देखो, F1 प्रोजेनी में यहां पे जो हमारा 4P प्लांट है, टॉल, उसको हमने कैसे डिनोट किया बताओ? कैपिटल से किया है कि नहीं? अब आपके मन में सवाल होगा कि सर एक तो कैपिटल और एक स्मॉल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब दोनों वहां पे कैपिटल डाल दो, है कि नहीं? हमने आपको अभी तुरंत बताया था इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि टॉलनेस को आप दो तरीके से दिखा सकते हो, दोनों में कैपिटल टी डाल दो, नहीं तो फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, लेकिन शर्त क्या है, कम से कम उसमें एक कैपिटल टी भी होना ही चाहिए। ठीक ना? तो जो डोमिनेंट ट्रेड होता है, जो दिख रहा है, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो एक कैपिटल एक स्मॉल भी कर सकते हो, नहीं तो फिर दोनों कैपिटल रहने दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? आगे, रिसेसिव ट्रेड्स, द रिप्रेस्ड ट्रेड्स, जो लक्षण तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो अगले जनरेशन में दिखेगा। इस प्रकार के ट्रेड्स को, गुण को, लक्षण को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो बोल दो आप सब सही है, इसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। ओके, और इसको बताओ किससे डिनोट करोगे आप? और वैसे बात है, स्मॉल से करोगे आप। ठीक है, इसलिए आप देखो यहाँ पे इस नीचे वाले में देखो, F2 प्रोजेनी में देखो, F2 में जो हमारा रिजल्ट बना है, 1 2 3 हमारे टॉल प्लांट है। पहले वाले में कैपिटल टी है, दूसरे वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तीसरे वाले में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। इससे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, कन्फ्यूजन पालना ही नहीं है। आप चाहो तो तीनों में कैपिटल डाल दो, या फिर तीनों में कैपिटल और एक स्मॉल डाल दो, लेकिन अगला वाला देखो आप, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, उसमें शॉर्ट है तो स्मॉल टी ही रहना है। ठीक, तो रिसेसिव ट्रेड्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से आपने बहुत लंबे कॉन्सेप्ट्स को आज आपने समझा है, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है बेसिकली, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स सो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इस टॉपिक से सवाल हमारा यहाँ भी पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप आज घर जाओगे, इस टॉपिक को आप एक बार खुद से भी पढ़ोगे, ठीक है, और पढ़ने के साथ साथ जो बगल में पिक्चर है उसको भी आप बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने बताया था उसको रिकॉल करेंगे आप, तो ये टॉपिक आपके लिए और ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट शुरू करना है हम लोगों को मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये इस टॉपिक को हम लोगों को शुरू करना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने समझा था कि डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है और रिसेसिव ट्रेड क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने समझा था कि आखिर मेंडल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी कि मेंडल साहब का क्या एक्सपेरिमेंट था, ये हम लोग समझ चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा होगा आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। शुरू किया जाए हमारा आज का क्लास। अच्छा, पहले बताओ कि कल वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आ गया था सबको? तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था वो थोड़ा सा एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसके लिए आपके पास साइंस का बुक आपके सामने होना चाहिए पिक्चर वगैरह को देखने के लिए। चलिए शुरू करें हम लोग, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने पिक्चर रहेगा तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाओगे। देखो, हमने ये बात किया था कि मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि आखिर किसी भी पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो गुण या फिर लक्षण है, वो अपने बच्चों में किस तरीके से आता है। तो हम लोगों ने पहला देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन था, यानी कि जो F1 प्रोजेनी था हमारा, उसमें
जो लक्षण था वो केवल टॉलनेस का था। क्या शॉर्टनेस का उसमें लक्षण था? मतलब क्या शॉर्ट वाला प्लांट हुए थे हमारे सामने? नहीं आए थे। लेकिन क्या शॉर्ट वाले का गुण ही नहीं था उसमें? था। वो कब दिखा आपको? अगले वाले जनरेशन में दिख गया। तो ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से बात कर लिया था। फिर हमने बात किया था कि दो प्रकार के ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट में क्या था? जो ट्रेट्स यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख जाए, एक्सप्रेस हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। या फिर जो अगला हमारा था रिसेसिव ट्रेट, जो कि ना दिख पाए, जो दबा हुआ रह गया, लेकिन जो सेकंड जनरेशन में दिख जाएगा, उसको हम लोग कह देते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा हमारा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रेट्स है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण है, गुण है हमारे पेरेंट्स का, वो इनहेरिट होता है। इनहेरिट का मतलब हो गया अगले जनरेशन में जाता है इंडिपेंडेंटली, मतलब एकदम आजाद तरीके से, एकदम अलग ही तरीके से। खैर, पढ़ोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, तो इसको भी ध्यान से आपको सुनते चलना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि आपने पी प्लांट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपने समझ लिया है। तो ध्यान से बस आपको सुनना है। शुरू करते हैं। पहला चीज, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स विथ पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। देखो, इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट होगा हमारे पी प्लांट के सीड्स को लेकर। ठीक, पिछले क्लास में जो हमने बात किया था वहां पे एक्सपेरिमेंट किस चीज को लेकर था? पी प्लांट को लेकर था। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है आपको कि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था मेंडल साहब का, वो था पी प्लांट को लेकर। लेकिन अब जो देख रहे हैं हम लोग, देखेंगे पी प्लांट के सीड्स को लेकर। ओके, तो ध्यान से समझना है आपको। इसमें क्या हुआ, मेंडल साहब ने क्या किया? मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अप, ध्यान से सुनना है क्योंकि आपसे हम इसमें सवाल भी पूछेंगे कि बताओ इसमें रिसेसिव ट्रेड कौन हुआ हमारा, या फिर डोमिनेंट ट्रेड क्या हुआ। तो इसको ध्यान से सुनना है। पहला चीज देखिए क्या लिखा हुआ नोट्स में, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स विथ पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। अब मेंडल साहब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया इसका पी प्लांट के साथ। अब पी प्लांट के सीड्स के साथ ये कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। क्या कर रहे हैं? इन्होंने दो प्रकार के पी प्लांट के सीड्स को लिया। पहला इन्होंने जो सीड लिया वो है राउंड और येलो, यानी कि पहला जो पी का सीड है वो है राउंड। पहला बात, वो सीड क्या है? गोल है और येलो है, यानी कि पूरी तरीके से वो गोल है और येलो है वो सीड्स हमारा। तो अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि एक पी समझते हो ना, मटर, उसका एक बीज है, सीड है, जो कि पूरा गोल है और येलो कलर का है। तो उन्होंने अपने एक तरफ लिया राउंड येलो सीड्स और दूसरी तरफ लिया उन्होंने रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। रिंकल्ड का मतलब होता है वैसा सीड्स जिसमें थोड़ा सा झुर्री आ जाता है ना, थोड़ा पिचक जाता है, रिंकल हो जाते हैं, इस प्रकार का। मतलब वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, राउंड नहीं है। ठीक है, रिंकल है। और कैसा सीड है वो? ग्रीन सीड है। तो आपने क्या किया, एक तरफ रखा राउंड येलो सीड्स, यानी कि वो राउंड है, गोल है और येलो है। दूसरी तरफ आपने रखा रिंकल्ड, मतलब पूरी तरीके से वो राउंड नहीं है, रिंकल है, थोड़ा सा झुर्री उर्री पड़ गया उसमें, और वो ग्रीन सीड्स है। ओके, अपने माइंड में इस पिक्चर को बनाना। अब इन दोनों को आपस में मेंडल साहब ने लैब में आपस में रिप्रोडक्शन करवाया। दोनों को आपस में रिप्रोडक्शन करवाया, दोनों को अपने लैब में। अभी देखते क्या है वो जरा देखना आप ध्यान से। He found that in the first generation, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? F1 प्रोजेनी भी बोलेंगे। इन्होंने क्या देखा? There were no wrinkled green seeds, all round yellow seeds were produced। अब देखो, क्या आपको नहीं लगता कि ये सिमिलर सिचुएशन हम लोगों ने कल के क्लास में भी पढ़ा था? यहां पे ये दोनों आपस में, मतलब ये जो रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं वो राउंड येलो सीड्स का रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ आपस में रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक, लेकिन जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि इन्होंने पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि जो भी नए हमारे सीड्स हुए, जो नए सीड्स पैदा लिए, जो जन्म लिए, वो सारे के सारे सीड्स कैसे हैं? रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं। नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था? राउंड येलो भी होना चाहिए था, लेकिन क्या वैसा वाला भी हुआ? नहीं हुआ। सारे के सारे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हो गए।
तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि क्या फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे सीड्स जो हमारे जन्म लिए हैं, जो पैदा हुए हैं, वो सारे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं? इसका मतलब क्या उस रिंकल्ड ग्रीन सीड्स में राउंड येलो सीड्स का कोई गुण या फिर लक्षण नहीं है? है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में वो दिख नहीं पाया हम लोगों को। हो सकता है कि वो अगले जनरेशन में दिख जाए, है कि नहीं? तो अब मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है, जरा सोच के बताना, अभी तक के केस में डोमिनेंट ट्रेट क्या है और रिसेसिव ट्रेट हमारा क्या है, जरा आप ये बताओ। पहले कहानी समझ लो फिर से, फिर आप जवाब देना इस चीज का, ठीक है? पहले ये बताओ डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, समझ में आ गया था आपको पिछले क्लास में? डोमिनेंट ट्रेट का मतलब हो गया हमने एक्सपेरिमेंट किया, रिप्रोडक्शन हमने किया और उसका नतीजा हमको दिख गया, इसका रिजल्ट जो है वो दिख रहा है सामने। और रिसेसिव ट्रेट का मतलब हो गया कि जो अभी तो नहीं दिखा फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन हो सकता है कि वो अगले जनरेशन में दिख जाए। तो आपके सामने यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मेंडल साहब ने एक तरफ लिया अपना राउंड येलो सीड्स जो कि गोल है और येलो है, और दूसरी तरफ लिया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, यानी कि वो झुर्री पड़ा हुआ है उसमें सीड्स में, तो मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं है और वो ग्रीन है। दोनों को आपस में रिप्रोडक्शन करवाया उन्होंने। रिजल्ट क्या दिखता है कि जितने भी सीड्स पैदा हुए हैं सारे के सारे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स ही हुए, एक भी राउंड येलो हुआ ही नहीं। तो पहले बात तो आप ये बताओ कि इसमें डोमिनेंट ट्रेट हमारा क्या होगा, राउंड येलो सीड्स या फिर रिंकल्ड ग्रीन सीड्स? रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, क्योंकि वही केवल दिख रहा है हमको। तो फिर इसमें रिसेसिव ट्रेट क्या हुआ फिर? राउंड येलो सीड्स, जो कि नहीं दिख रहा है। अब मेरा अगला सवाल आपसे, इसमें केवल और केवल रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हमको दिखा, लेकिन क्या उस रिंकल्ड ग्रीन सीड्स में राउंड येलो सीड्स का कोई लक्षण है, यानी कि कोई गुण है कि नहीं है? है, बस वो फर्स्ट जनरेशन में यानी कि पहली बार एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा नहीं। हो सकता है कि वो अगले बारे में दिख जाए। आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा वो आप समझना। नेक्स्ट, राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स वेयर डोमिनेंट ट्रेट्स। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये कह सकते हैं साफ साफ कि जो हमारा राउंड येलो सीड्स था, यानी कि राउंड शेप और येलो कलर का जो हमारा सीड्स था, वो क्या हो गया बताओ? एक मिनट, सॉरी, देयर वेयर नो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। हमने कुछ उल्टा बताया था क्या आपको? क्या बताया था अभी? ओह सॉरी, माय मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा हम लोग पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। सॉरी, हमने देखा नहीं था, ये तो पूरा खेल ही बदल जाता फिर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ हमारा हुआ, हमने देखा नहीं था यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये शायद नो वर्ड जो है हम शायद नहीं देख पाए थे, हमने बस ये पढ़ा था कि शायद देयर वेयर रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इसमें मेरा मिस्टेक है, सिंपल सा है। उन्होंने दोनों का आपस में रिप्रोड्यूस करवाया और सारा का सारा हमारा राउंड येलो सीड्स ही हुए, रिंकल्ड वाले एक भी नहीं हुए। कहानी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आप राउंड येलो के जगह पे क्या कर दो, रिंकल्ड ग्रीन कर दो, या फिर रिंकल्ड ग्रीन के जगह पे राउंड येलो कर दो, बस वही चीज हमारा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक भी जो है ना रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हुआ ही नहीं। सोचो, सारे के सारे राउंड येलो सीड्स ही हुए हमारे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट हुआ, जो दिख रहा है, वो कौन हुआ हमारा? राउंड शेप, और जैसे कलर कैसा था, येलो था, क्योंकि वही दिख रहा है केवल। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट ट्रेट्स ओवर द रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ दिस सीड्स। तो बताओ फिर यहाँ पे रिंकल्ड सीड्स हमारे क्या होंगे, रेसेसिव या डोमिनेंट? रेसेसिव हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब सही है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये चीज कहानी आपको समझ में आ गया। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसी प्रकार का सिमिलर सिचुएशन हमारे पी प्लांट में भी था, है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे राउंड येलो सीड्स हुए हैं उनमें रिंकल ग्रीन सीड्स का भी लक्षण है, बस वो दिख नहीं रहा है, वो अगले जनरेशन में दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन मेंडल क्रॉस्ड राउंड येलो सीड्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। सेम कहानी हमारा कल वाले क्लास के जैसा ही है। तो जब इन्होंने पहली बार राउंड येलो सीड्स को रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ रिप्रोडक्शन करवाया तो सारे के सारे हमारे राउंड येलो सीड्स ही हुए। इसका मतलब राउंड येलो सीड्स आया, दिखा, वो हो गया हमारा डोमिनेंट ट्रेट। और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स एक भी हमको नहीं दिखा, वो है, बस दिख नहीं रहा है हमको, वो अगले जनरेशन में दिख जाएगा।
अब इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया, अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में? जो फर्स्ट जनरेशन में राउंड येलो सीड्स हुए थे उनको आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी कि आपस में ही रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक, अब ये क्या देखते हैं, देखो, ही फाउंड दैट इन द सेकेंड जनरेशन यानी कि F2 प्रोजेनी 4 टाइप ऑफ सीड्स हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप एंड कलर वेयर ऑब्टेन्ड। अगली बार जब ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये 4 अलग अलग प्रकार के सीड्स को देखते हैं, सभी का शेप अलग है, सभी का कलर भी अलग है। ठीक है, आगे, दीज वेयर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। बेसिकली 4 अलग अलग प्रकार के यहां पे इसको चीजें दिखते हैं। जैसे राउंड येलो यानी कि गोल है और येलो है। अगला राउंड ग्रीन यानी कि राउंड है और ग्रीन भी है। उसके बाद रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड है लेकिन येलो है। अगला रिंकल्ड ग्रीन यानी कि रिंकल्ड है और ग्रीन भी है। बेसिकली आप यहां पे ये कह सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में एक्सपेरिमेंट के दौरान जो केवल और केवल राउंड येलो सीड्स आए थे उनको जब आपस में रिप्रोड्यूस करवाया तो वो भी हमको दिखे जो कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिख पाया था गुण उसमें, लक्षण था, लेकिन सो नहीं हो पाया था, तो वो सेकेंड जनरेशन में दिख गया। आपको समझ में आ रही है बात? वो तो दिखा ही दिखा, साथ ही साथ उसके अलावा भी हमको और कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। समझ रही है बात? तो ये चीज हुआ हमारा। अब यहां पे देखो आप लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि 10 राउंड रिंकल्ड सीड्स एंड येलो ग्रीन सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब यहां पे जो राउंड या फिर जो रिंकल्ड सीड्स हैं या फिर जो येलो या फिर ग्रीन सीड्स हैं ये सब के सब इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली है। मतलब ये इन सभी में गुण जो है वो एकदम अच्छे तरीके से आया है। इंडिपेंडेंटली का मतलब हो गया इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जो लक्षण फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा वो सेकंड जनरेशन में यहां पे दिख गया, बल्कि कुछ ज्यादा ही दिख गया। समझ में आ रही है बात? 4 अलग अलग प्रकार की चीजें दिख गए। दिखना चाहिए था 1 या फिर 2, 4 दिख गया हमको। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब कुछ कुछ गुण जो है वो अलग से भी इसमें आ गया। तो आपसे इस टॉपिक से सवाल कैसे पूछेगा? ये पूछेगा कि मेंडेल साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली है, उसको शो करो। इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब हो गया कि कुछ चीजें हैं जो कि अपने आप भी आएगा। जैसे यहां पे देखो 4 प्रकार के हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगले जनरेशन में। क्या 4 प्रकार का रिजल्ट कभी हमने एक्सपेक्ट किया भी था? नहीं, 2 प्रकार का बस होता है कि नहीं। जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं हो पाया वो दिखता और जो सेकेंड जनरेशन में होना था वो दिखता। लेकिन यहाँ पे 2 हमको क्या दिखा? एक्स्ट्रा दिख गया। इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब 2 गो अपने आप इनहेरिटेट हो गया, अपने आप उसमें 2 गो का लक्षण आ गया जो कि हमारे किसी भी हिसाब से एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था। तो यही हमारा होता है इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो इस टॉपिक से सवाल जब भी आएगा तो इसको ऐसे ही हैंडल आपको करने हैं। और इसको आप आसानी से इसलिए भी समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमने प्लांट वाला कर रखा था पहले भी, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो एग्जाम में यदि आपके सामने दे दे सिचुएशन कि देखो भाई समझना ध्यान से, यदि एग्जाम में आपके सामने सिचुएशन दे दे कि देखो एक है आपके पास राउंड येलो सीड्स और एक है रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, दोनों को आपस में प्रोडक्शन करवाया गया, रिप्रोडक्शन करवाया गया और केवल राउंड येलो सीड्स ही दिखे, तो बताओ इसमें डोमिनेंट ट्रेड क्या हुआ और रिसेसिव ट्रेड क्या हुआ? तो आप बताओ फिर इसमें हमारा डोमिनेंट ट्रेड क्या हुआ? राउंड येलो सीड्स हुए हमारे डोमिनेंट क्योंकि वो दिख रहा है साफ साफ। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स का लक्षण क्या दिखा आपको? नहीं दिखा, लेकिन है, बस दिख नहीं पाया। वो कब दिख जाएगा? अगले जनरेशन में दिख जाएगा। तो वो हो गया हमारा रिसेसिव ट्रेड जो कि नहीं दिख पाया, वो कब दिखेगा? अगले वाले में दिख जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सबको सब कुछ? ध्यान रखना इस चीज को। तो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब हो गया कि कुछ रिजल्ट हमारे उम्मीद से भी ज्यादा आ गए जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। 4 रिजल्ट हमारे सामने आए, 4 रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा है टॉपिक हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये जो ट्रेड है या फिर जो ये लक्षण है ये किस तरीके से एक्सप्रेस होता है? एक्सप्रेस का मतलब कैसे हमारे सामने आते हैं, कैसे दिखता है, थोड़ा सा ही हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। पहला चीज,
जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या गुण होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर होगा, क्या लक्षण होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, जीन पे। किसके जीन पे? वो भी हमारे फादर के जीन पे। जैसे हमारे फादर का जो जीन होगा उनके अंदर में जो गुण लक्षण वगैरह होंगे वही हमारे बॉडी में आएगा। यानी कि एक बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है आपको, जो गुण लक्षण दिखता है, वो जीन के वजह से दिखता है। ठीक है, वो जीन हमारे फादर की वजह से आते हैं, और हमारे फादर में किसके वजह से आया होगा? हमारे दादाजी की वजह से आया होगा। तो जीन के वजह से ही हमारे बॉडी में किसी खास प्रकार का गुण लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिखता है। ठीक है, आगे, सपोज अ प्लांट हैज जीन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड टॉलनेस। अब यहाँ पे ना आपको कुछ इमेजिन करना है, ठीक है, ध्यान समझना ध्यान से। मान लीजिए कि एक प्लांट के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जीन है उसके पास, उस प्लांट के पास वो टॉलनेस का है। सपोज करना, बस एक प्लांट है, उस प्लांट में जो जीन है यानी कि उस प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टॉलनेस का है। तो बताइए वो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा या शॉर्ट होगा? टॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि उस प्लांट के पास यदि जीन टॉलनेस का है, टॉल होने का है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स टॉल होने का है, तो ऑब्वियस सी बात वो प्लांट टॉल होगा। वही बात लिखा हुआ है कि नाउ द जीन फॉर टॉलनेस विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द प्लांट सेल्स टू मेक अ लॉट ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। यानी कि उस प्लांट के बॉडी में जीन कैसे वाले हैं? टॉलनेस वाले हैं, टॉल होने के लिए है। तो वो जीन क्या करेगा? उस प्लांट के सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा, मैसेज देगा कि भैया ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करो ताकि ये क्या कर सके? ग्रो कर सके। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा जीन है? ग्रोथ का जीन है, यानी कि टॉलनेस का जीन है। तो जिसमें जैसा जीन होगा वो ऑर्गेनिज्म वैसा ही आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो किसी प्लांट में टॉलनेस का जीन है तो वैसी बात वो प्लांट टॉल हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, आगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स द प्लांट विल ग्रो टू मच एंड हैंस बिकम टॉल। अब जो कि उस प्लांट में जीन टॉलनेस का है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उस प्लांट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, जिसके वजह से ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद आप देखोगे वो प्लांट टॉल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसमें जीन कैसा वाला था? बताओ, टॉलनेस वाला था। जैसे सपोज करो कि हमारे बॉडी में हमारे पिताजी का जीन है और वो जीन क्या है? टॉलनेस का है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी भी टॉल है, लंबे हैं, और हमारे बॉडी में उनका जीन है, तो हमारे बॉडी में भी टॉलनेस का जीन हुआ। तो हमको क्या होना पड़ेगा? फिर ग्रो करना पड़ेगा। और हम नहीं करते, वो सारा प्लांट मतलब हमारा ग्रोथ हार्मोन करता है वो सब चीज़। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास जैसा जीन होगा उस ऑर्गेनिज्म का आपको फीचर वैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट के पास जीन जो है वो टॉलनेस का है तो टॉल हो जाएगा, शॉर्टनेस का होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। ऑन द अदर हैंड, सपोज अ प्लांट हैज जीन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा वाला। तो मान लो कोई प्लांट के पास जो जीन है ना वो शॉर्टनेस का है, यानी कि ड्वार्फनेस का है, छोटे ही रहने का उसके पास जीन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी क्या थे? छोटे थे, उसका हाइट ज़्यादा नहीं था। तो बताओ वो प्लांट क्या होगा? टॉल हो जाएगा या शॉर्ट ही रहेगा? शॉर्ट ही रहेगा, क्योंकि उसके पास जीन जो है वो शॉर्टनेस का है तो शॉर्ट रहेगा, उसके अंदर गुण जो वो शॉर्टनेस का तो शॉर्ट रहेगा। नाउ द जीन फॉर ड्वार्फनेस विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द प्लांट सेल्स टू मेक लेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि उस प्लांट में जो जीन है वो ड्वार्फनेस का है, शॉर्टनेस का है, तो वो सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा, एडवाइस देगा कि ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है, कम करो। यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन कम करेगा, प्लांट जो है ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करेगा, तो ऑब्वियस बात है वो प्लांट हमारा छोटा ही रहेगा, बड़ा कहाँ से हो पाएगा? ये चीज़ है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स द प्लांट विल ग्रो लेस एंड हैंस बिकम शॉर्ट। तो चूंकि प्लांट के पास शॉर्टनेस का ही जीन था तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन उसमें कम रिलीज होगा और वो प्लांट अपने आप शॉर्ट ही रह जाएगा। तो अब जरा गौर करो, टॉपिक का नाम क्या था हमारा? हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। यानी कि जो ट्रेट है, जो गुण लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, वो पेरेंट्स का अपने बच्चों में नजर कैसे आता है? नजर इस तरीके से आएगा कि जैसा पेरेंट्स का जीन है उस जीन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस वही आपको अपने बच्चों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से किसी बच्चे में लंबा होने का जीन है क्योंकि उसके फादर भी लंबे थे तो बच्चा लंबा ही होगा। किसी बच्चे में शॉर्टनेस का जीन है क्योंकि उसके फादर शॉर्ट थे, उसके फादर का जीन उसके बच्चे के बॉडी में जीन है, वो बच्चा भी शॉर्ट ही होगा। तो इस तरीके से
हमारा जो ट्रेट है, जो गुण है, लक्षण है, वो एक्सप्रेस होता है, दिखता है। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक पिक्चर को देखो, और वो पिक्चर आपके बुक में भी है, उस पिक्चर को हम यहाँ पे भी रखते हैं। क्या है वो पिक्चर, देखा जाए। इस वाले पिक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे। ये वाला पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा, तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, और इस टॉपिक को समझने के लिए ये वाला पिक्चर ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। इस पिक्चर में यदि बहुत कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो हम आपको डिक्टेट भी करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहला चीज, पहले तो ये समझो कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। लिखा हुआ पहला पॉइंट कि द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब एक वो प्रोसेस जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो बच्चे का सेक्स है, यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप ये पता करते हो कि किसी भी प्रकार के जेंडर का वो सेक्स कैसा है, वो मेल है, फीमेल है, इसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है एक। अब इसमें इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक डेफिनेशन भी आपको मिलेगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो पहले इसको समझते हैं, फिर आगे का कहानी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? द क्रोमोसोम्स व्हिच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने बचपन क्लास में भी पढ़ रखा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम जो किसी भी जेंडर का सेक्स डिसाइड करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये सभी में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये पता लगाते हो, ये प्रोसेस है जिसमें आप ये देखते हो कि किसी जेंडर का जो सेक्स है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो वो हमारा हो जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का मतलब हो गया वो क्रोमोसोम जो ये डिसाइड करेगा कि किसी भी जेंडर का सेक्स कैसा होगा, वो मेल वाला होगा या फीमेल वाला होगा, उसको हम लोग कह देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, आगे यहां से हमारा मेन चीज है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो एक हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है और ये वाई क्रोमोसोम है, एक एक्स और एक वाई, और ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, आगे यही दोनों डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे, आगे बात करते हैं, इसको ध्यान से सुनना है। अ मेल हैज वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम। एक मेल के पास दोनों प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम भी और वाई क्रोमोसोम भी, यानी कि एक मेल के पास एक्स और वाई दोनों होगा। इसलिए आप अपने पिक्चर में देख पा रहे होगे, यहां पे एक मेल है, यहां पे एक्स वाई दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला, अ फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के पास भी दो एक्स क्रोमोसोम, मतलब मेल के पास बताओ पहले कितने क्रोमोसोम हुए, दो। कौन कौन सा, एक एक्स और एक वाई। फीमेल के पास भी दो क्रोमोसोम है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास दोनों सेम ही प्रकार के क्रोमोसोम है, एक्स और एक्स। बस इतना सिंपल तरीके से याद करो कि मेल के पास एक्स वाई दोनों होता है और फीमेल के पास केवल एक्स और एक्स होते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा, इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एन ओवम, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं, विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी अ गर्ल। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो, देखो मेल में प्रोडक्शन होता है स्पर्म का और फीमेल में प्रोडक्शन होता है ओवम, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं। तो आप इमेजिन करो कि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, ओके, और ओवम यानी कि एग में भी एक्स क्रोमोसोम है। तो जब स्पर्म ओवम के साथ आपस में फर्टिलाइज करेगा, मतलब जब आपस में दोनों मिक्स करेंगे, मिलेंगे, स्पर्म में भी एक्स क्रोमोसोम और एग में भी एक्स क्रोमोसोम, तो जब एक एक्स और एक एक्स दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, जो हमारा बेबी का डेवलपमेंट होगा या फिर जिस बच्चे का जन्म होगा वो क्या होगा, एक लड़का या लड़की, बताओ, एक गर्ल होगी।
क्योंकि देखो गर्ल में क्या कंपलसरी है, एक्स एक्स क्रोमोजोम, और यहां पे दोनों में एक्स ही दिख रहे हैं आपको, तो एक लड़की का जन्म होगा, एक गर्ल का जन्म होगा। इतना सिंपल से ध्यान रखना है कि लड़का है तो उसके जन्म होने के लिए एक एक्स क्रोमोजोम चाहिए और एक वाई चाहिए, लेकिन लड़की के जन्म होने के लिए एक्स और एक्स ही चाहिए केवल। तो यहाँ पे स्पर्म से मान लो सपोज करो कि आ गया हमारा एक्स क्रोमोजोम और एग से भी आ गया एक्स क्रोमोजोम, तो दो एक्स क्रोमोजोम मिल गए, तो वैसी बात है जिस बच्चे का जन्म होगा वो हमारा एक गर्ल होगा। ठीक है, आगे। दिस इज बिकॉज द चाइल्ड विल हैव एक्स एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स। क्यों बच्ची का ही जन्म होगा, क्यों गर्ल का जन्म होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है और डबल एक्स का मतलब हो गया एक लड़की का जन्म होने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं, क्योंकि लड़की में एक्स एक्स क्रोमोजोम ही होता है। नेक्स्ट, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अलग कहानी भी देख लेते हैं। इफ अ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोजोम्स, यदि मान लो स्पर्म में इस बार एक्स क्रोमोजोम नहीं है, इस बार वाई क्रोमोजोम है, और ऑब्वियस बात तो हो सकता है वाई, क्योंकि मेल के पास तो एक्स वाई दोनों है। तो पहले केस में स्पर्म से क्या आ गया बताओ, एक्स। तो अगले वाले केस में देख लेते हैं वाई के साथ क्या होता है। तो मान लो कि स्पर्म से हमारा आ गया वाई क्रोमोजोम, फर्टिलाइजेज एन ओवम यानी कि एग विच कैरीज एक्स क्रोमोजोम। अच्छा एक बात बताओ, स्पर्म से आ रहा है वाई क्रोमोजोम, एग से क्या आएगा, एक्स ही आएगा ना, क्योंकि उसके पास डबल एक्स है, उसमें वाई का तो संभावना ही नहीं है। तो मेल से नहीं कि स्पर्म से आ गया वाई क्रोमोजोम और फीमेल से आ गया एक्स क्रोमोजोम। तो यहाँ पे जो आपस में दोनों फर्टिलाइज करेगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक एक्स क्रोमोजोम होगा और एक वाई क्रोमोजोम होगा। तो बताओ जब एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक बेबी का डेवलपमेंट होगा, और वो बेबी कौन सा होगा, लड़का या लड़की? लड़का होगा। ठीक है, क्योंकि उसके डेवलपमेंट के लिए एक्स और वाई दोनों होने चाहिए। वही लिखा हुआ है कि देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी अ बॉय, तो जो बच्चे का जन्म होगा वो एक लड़का होगा। क्यों होगा ऐसा? दिस इज बिकॉज द चाइल्ड विल हैव एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, क्योंकि इसके पास एक्स वाई दोनों हो गया। ठीक है, आगे। दस, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विच इज बॉर्न। अच्छा यहाँ पे ना एक बात का जवाब जरा देना, इस पिक्चर को आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, लेकिन आपने जो समझा वो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। देखो इस चीज को हमने जब पढ़ा तो इसको कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। एक लड़के मतलब एक मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम होंगे, और फीमेल में भी दो क्रोमोजोम होंगे, लेकिन दोनों एक्स एक्स ही होंगे। ठीक, तो लड़के में एक्स वाई दोनों और लड़की में एक्स एक्स। ओके, आगे। पहला बात हुआ हमारा। सेकेंड बात, यदि लड़के के यानी कि स्पर्म से भी एक्स क्रोमोजोम आया और एग से भी एक्स क्रोमोजोम आया, तो कितने एक्स हो गए, डबल एक्स। तो जो बच्चे का जन्म होगा वो एक गर्ल होगी। सिंपल है, इतना ही सिंपल तरीके से याद रखना है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लेकिन मान लेते हैं कि स्पर्म से आ गया हमारा वाई क्रोमोजोम, लेकिन एग से इस बार भी क्या आना है, एक्स ही आना है, क्योंकि इसके पास एक्स ही होता है। तो इस बार हमारे पास एक्स और वाई दोनों हैं, तो बच्चे का जो जन्म होगा वो क्या होगा, एक लड़का होगा, एक बॉय होगा। तो जरा आप मेरा बात बताओ, यहाँ पे एक बच्चे का जो जन्म होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, एक फीमेल पे या एक मेल पे? बताओ। मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल में तो सिंपल सी बात है भाई, उधर से कोई भी सेक्स क्रोमोजोम आए इस चीज को निश्चित है कि एक्स ही आना है, लेकिन मेल डिसाइड करता है कि एक्स या वाई। तो जो मेल डिसाइड कर लेगा वही हमारा हो जाएगा जन्म, या तो लड़का का या फिर लड़की का। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना आपको कि मेल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, ये हमारे इंटरनल प्रोसेस है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि लड़के में एक्स वाई क्रोमोजोम होने की वजह से लड़का ही डिसाइड कर पाता है कि लड़की होना है जन्म या लड़के का होना है जन्म। लेकिन क्या हकीकत में हम लोग कभी डिसाइड कर पाएंगे इस चीज को? क्या हमारे कंट्रोल में होता है ये चीज? नहीं, हमारे इंटरनल प्रोसेस में इसमें हमारा कोई बस नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा यदि आप इस पिक्चर को भी समझना चाहोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। आप देखो एक तरफ मेल है, ओके, एक तरफ फीमेल है। तो मेल के नीचे बना हुआ है गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब होता है बेसिकली सेक्स हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली स्पर्म है मान लो, ठीक है। तो मेल के नीचे गैमेट्स जहां पे लिखा हुआ ये हमारा स्पर्म हो गया, एक एक्स और एक वाई। और फीमेल के नीचे देखो एक सर्कल बना हुआ होगा, ये एग है, ओके। और इसमें केवल क्या होंगे, एक्स क्रोमोजोम होंगे, यानी कि डबल एक्स होंगे। यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, लेकिन आप एक्स एक्स भी लिख सकते हो वहां पे।
अब आप इमेजिन करो कि स्पर्म से आया एक्स, ठीक, स्पर्म से आ गया हमारा एक्स और एग से भी आ गया एक्स, तो कितने एक्स हो गए बताओ? डबल एक्स। तो उसके नीचे देखो किसका जन्म हो रहा है? फीमेल का हो रहा है, ओके। लेकिन अगला कहानी देखो, स्पर्म से आ गया वाई, ओके, और एग से क्या आ गया ऊपर से नीचे? एक्स ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस बच्चे का जन्म होगा उसमें क्या आ गया आपका? एक्स वाई दोनों आ गया। तो यहां पे हमारा मेल का जन्म हो जाएगा। बस यही पिक्चर हमारा ये चीज कहता है। समझ में आया बात? तो पिक्चर आपको नहीं भी याद रहे तो बस इतना ध्यान रखना है कि मेल में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम होंगे, फीमेल में एक्स एक्स होंगे। एक्स एक्स मिलेगा तो गर्ल्स का जन्म होगा, एक्स वाई मिलेगा तो लड़के का जन्म हो जाएगा। बस यही हमारा टॉपिक था, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अब बताइए इस टॉपिक में कोई दिक्कत किसी को? इस चैप्टर में भी कहीं पे कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सब कुछ? तो ध्यान रखना है इस बात को। और यहीं पे हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ऑल 9 बोले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। और ध्यान रहे ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जरूर है, इसमें रिवीजन का आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। रिवीजन टाइम पे नहीं करोगे आप, और आपने देखा नोट्स कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंपल तरीके से इसको बार बार आप पढ़ोगे तो चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिवीजन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ज़्यादा। चैप्टर समझना अलग चीज़ होता है, समझने के बाद उसको रिवाइज करते रहना ताकि हमेशा याद रहे, वो अलग चीज़ होता है। तो रिवीजन इस चैप्टर में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।